अध्याय 691। इस प्रकार कोई भी देख सकता था कि भारी सुरक्षा वाले हाउजिंग शाही महल में एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ रहा था और दृश्य असीम था। जब सभी शाही रक्षकों ने अर्जुन को देखा तो वे रुक गए और सामान्य गश्त फिर से शुरू करने से पहले अर्जुन के गुजरने का इंतजार करने लगे। इस समय पूरे राजवंश के नागरिक और सैन्य अधिकारी 9 फर्मोमेंट्स शाही कबीले के दूतों का मनोरंजन कर रहे थे, यानी 12वें राजकुमार जिसे अर्जुन ने बचाया था। मार्शल आर्ट संप्रदाय से कई प्रसिद्ध बुजुर्ग भी आए, जिनमें हाओरन संप्रदाय और रॉयल कॉलेज के लोग भी शामिल थे। वे उनके साथ आए क्योंकि न केवल हाउतियन शाही वंश बल्कि गहन आकाश संप्रदाय के दूत भी उनके साथ थे। अर्जुन इस मौज मस्ती में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वह छठे राजकुमार के अध्ययन कक्ष में चला गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद छठे राजकुमार ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने अपनी बाहें फैला दी और जोर से हौंसते हुए बोला, मेरे युवा गुरु जियांग आखिरकार लौट आए हैं। छठा राजकुमार पहले से ही अर्जुन के बेहद करीब था। उसने अर्जुन को वहीं गले लगा लिया और खुशी से बोला, मैंने 9 ग्रहों में तुम्हारे किए कामों के बारे में पहले ही सुन लिया है। तुमने सचमुच हमारे हाउतियान साम्राज्य के लिए कई चमत्कार किए हैं। अच्छा लड़का। अर्जुन ने आदरपूर्वक आधा कदम पीछे हटकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। छठे राजकुमार की कठिन साधना के कारण ही अर्जुन आज तक पहुंच पाया है। छठे राजकुमार ने स्वीकृति में सिर हिलाया, मैं तुम्हें युवराज का युवराज बनाऊंगा। अर्जुन का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से कहा, यह मेरे आदेशों का पालन न करने के लिए मुझे माफ करें। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से स्वयं को एक शिष्य माना, क्योंकि वह स्वयं को अपनी संप्रदाय की पहचान की याद दिलाना चाहता था, न कि अपनी आधिकारिक पहचान की। छठे राजकुमार ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम क्या सोचते हो कि अधिकारी छोटा है? यद्यपि युवराज और युवराज के पास सैन्य शक्ति नहीं है, फिर भी उनका दर्जा कम नहीं है। गैर युद्ध युग में कोई भी आपकी तरह स्वर्ग तक नहीं पहुंचा है। आप एक अत्यंत नश्वर अधिकारी हैं। युवराज और युवराज मजाक नहीं कर रहे थे। शियांग नान के लिए इस तरह का आधिकारिक पद पूरे हाउतियान साम्राज्य में घूमने के लिए पर्याप्त था। शियांग नान को देखते ही हर राजकीय अधिकारी को घुटने टेकने पड़ते थे। अर्जुन ने जल्दी से कहा, हालांकि यह शिष्य योगदान देने के लिए काफी भाग्यशाली था। यह शिष्य जानता है कि उसका वजन कितने किलोग्राम है। मुझे डर है कि वह शर्मिंदा होगा। इसके अलावा यह शिष्य तो बस एक घटिया मार्शल आर्टिस्ट है और राजनीति में पारंगत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि महामहिम राजकुमार अपने आदेश वापस ले लेंगे। और तो और, यह शिष्य तो बस एक घटिया मार्शल आर्टिस्ट है, वह राजनीति में पारंगत नहीं है। छठा राजकुमार मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल पहले से ही ठंडा था। वह कुर्सी पर बैठ गया और अर्थपूर्ण ढंग से बोला, आप इस ग्रैंड ट्यूटर का आधिकारिक पद नहीं हो सकते, लेकिन आपको मेरे लिए यह उपाधि अवश्य रखनी होगी, अन्यथा मेरा हाउजिंग नागरिक और मार्शल आर्ट से भर जाएगा और मेरे हाउतियन शाही कबीले से निराश हो जाएगा। आपको मेरी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मुझे पुरस्कृत करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह सवाल नहीं है कि आप इसे चाहते हैं या नहीं। अर्जुन असहाय था और केवल इतना कह सका, यदि छठे राजकुमार अधिकारी बनने पर जोर देते हैं तो शिष्य केवल जियांग के नाम पर ही अनुसरण कर सकता है, जबकि अर्जुन अभी भी हाओरन संप्रदाय का शिष्य और एक साधारण मार्शल कलाकार है। हाँ, छठे राजकुमार ने सिर हिलाया, यह तय हो गया है। मैं कल सुबह आदेश जारी करूंगा और दुनिया को इसकी घोषणा करूंगा। मैं युवराज जियांग को युवराज के युवराज की उपाधि प्रदान करूंगा। यही मैंने तुमसे वादा किया था। छठे राजकुमार ने अर्जुन को एक लंबा लकड़ी का बक्सा दिया। अर्जुन ने दोनों हाथों से लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला और पाया कि उसके अंदर भेड़ की खाल से बना एक स्क्रॉल पड़ा हुआ था। यह दिव्य बिजली का नक्शा है। छठे राजकुमार ने कहा, यह नक्शा 20 साल पहले प्राप्त हुआ था।
यह मेरे हाउतियन स्काउट की वजह से ही था कि मैंने गलती से बाहरी दुनिया में दिव्य बिजली के निशान देखे और उसे खींच लिया। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या दिव्य बिजली 20 साल बाद भी यहां है और यह किस प्रकार की दिव्य बिजली है, मुझे नहीं पता। यदि यह लंबी यात्रा न होती तो मैं वास्तव में स्वयं इसका अन्वेषण करना चाहता। आपके पुरस्कार के लिए धन्यवाद महाराज। अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, यह शिष्य तुरंत संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट की तैयारी के लिए रवाना होगा। तुम तो राजकीय भोज में भी नहीं आ रहे हो। छठे राजकुमार को थोड़ी निराशा हुई और उन्होंने कहा, इस बार तुम सबसे ज्यादा योगदान देने वाले हो। अगर तुम नहीं आओगे तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, प्रथम श्रेणी के नायक महामहिम 9वीं राजकुमारी हैं। यह शिष्य श्रेय लेने का साहस नहीं करता। मैं सचमुच तुम दोनों को नहीं रख सकता, है ना? छठे राजकुमार ने आह भरी और कहा, अगर जियांगरू हमारी सहायता करे तो हमारे हाउतियन शाही कुल को नाखुश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कई जियांग कन्फ्यूशियन हैं, लेकिन अर्जुन केवल एक ही है। अर्जुन छठे राजकुमार के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और चली गई। छठे राजकुमार को यह समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो नौकरी पाने के लिए जी जान से लगे रहते हैं? मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो उच्च पद, प्रसिद्धि, धन या प्रतिष्ठा न चाहता हो। श्रीमान वुचेन, मैं उन्हें और क्या दे सकता हूं? जब तक मेरे पास है मैं उन्हें जरूर दूंगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं उनका दिल कैसे रख सकता हूं? छठे राजकुमार के चारों ओर धीरे धीरे एक आकृति जमा हो गई। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो पहले से ही आपका अपना है। अर्जुन ने जो कुछ भी किया वह हाउटियन की ओर निर्देशित था, है ना? इस तरह का व्यक्ति, भले ही आप उसे कोई आधिकारिक पद न दें, फिर भी वह देश के प्रति वफादार रहेगा। शायद उसके दिल में नीला आकाश शाही महल के ऊपर के आकाश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हाउतियन साम्राज्य के लिए है। मुझे डर था कि कोई उसे छीन लेगा। छठे राजकुमार ने आह भरी। श्री वुचेन मुस्कुराए और बोले, अगर उसे छीना जा सकता तो वह इस बार वापस नहीं आता। बेहतर होगा कि वह 9 ग्रहों में ही रहे। हाउजिंग के बाहर अर्जुन ने एक नक्शा खोला और दिव्य बिजली के निशान की खोज की। इस बार वह 9वीं राजकुमारी से मिलने नहीं गया। उसे जाने का दुहक पसंद नहीं आया। यह दिव्य बिजली वास्तव में सुदूर और कठोर उत्तरी क्षेत्र में छाई हुई है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, संप्रदाय योग्यता प्रतियोगिता में अभी 2 महीने से ज्यादा का समय था और उत्तरी क्षेत्र की यह यात्रा एक लंबी यात्रा होती। दिव्य बिजली मिलने के बाद शायद वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं थी। सीधे 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप की ओर बढ़ना ठीक था, क्योंकि इस बार 9 आकाशीय साम्राज्य और हाउतियन साम्राज्य के बीच गठबंधन के कारण अर्जुन को इस बात का डर नहीं था कि गहन आकाशीय संप्रदाय उसे गुप्त रूप से मार डालेगा। इसके बजाय वह सीधे 9 आकाशीय साम्राज्य और हाउतियन साम्राज्य के बीच सीधे टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रख दिया और 9 आकाशीय महाद्वीप की प्लेट पर प्रकट हुआ। 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप को पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने उत्तर की ओर टेलीपोर्ट करना जारी रखा और आसानी से उत्तरी क्षेत्र में ब्लैक क्लाउड महाद्वीप नामक स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद वह उत्तर की ओर बढ़ने के लिए ब्लैक क्लाउड महाद्वीप को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करेगा। उत्तरी क्षेत्र अपनी कठोर जलवायु और मजबूत लोक रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। केवल एक दक्षिणी क्षेत्र में ही भूमि का अंतहीन विस्तार था, जो 100 से अधिक महाद्वीपों को कवर करता था। संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र से भी बड़ा था। यहां न केवल अनेक मानव विशेषज्ञ थे, बल्कि 120,000 वर्ष पहले बड़ी संख्या में राक्षस भी यहां आकर बस गए थे, जिसके कारण उत्तरी क्षेत्र मिश्रित शक्तियों वाला एक अत्यंत अव्यवस्थित स्थान बन गया था। हालांकि इसके कुछ फायदे भी थे, क्योंकि अर्जुन यहां दूसरों से किसी चीज के लिए
प्रतिस्पर्धा करने नहीं आया था। वह यहाँ असीम बर्फीले क्षेत्र का अन्वेषण करने आया था, ताकि विश्व संहारक दिव्य बिजली का पता लगा सके। उसके और दूसरों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। गंतव्य बेयांग महाद्वीप। अर्जुन ने एक मोटा कछुआ कोट पहना हुआ था जब वह असीम बर्फीले मैदानों से गुजर रहा था। चारों ओर देखने पर पता चला कि हर जगह बर्फ ही बर्फ थी और कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी। इस शुद्ध श्वेत दुनिया में लोगों को अकेलेपन की तीव्र भावना महसूस होगी। अर्जुन ने अपना कॉलर लपेटा और गहरी सांस छोड़ी। हा, तुरंत सफेद बर्फ में बदल गया और सीधा नीचे गिर गया। यात्रा में सिर्फ आधा महीना लगा, अब तो बस 2 महीने बाकी हैं। अर्जुन ने अपना लकवाग्रस्त चेहरा रगड़ा और नक्शा खोला। स्वर्गीय मूल क्षेत्र में अपनी शक्ति के बल पर वह यहां ठंड से इतना जम गया था कि उसका दम घुटने लगा था। यहां का तापमान कितना भयावह था, यह देखा जा सकता था। दुनिया में ज्ञात अधिकांश प्रजातियां इस तरह की जगह पर 1 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकतीं। यहां तक कि कई राक्षसी पशु प्रजातियां भी थीं जो ठंडे क्षेत्र से नहीं थीं और यहां जीवित नहीं रह सकीं। अर्जुन ने एक हिरण का पैर निकाला और उसे खाने से पहले ही वह बर्फ में बदल गया। उसने उसे काटा और चरमराया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और अपना कोट थोड़ा और कसकर लपेट लिया। वह बर्फीले मैदानों पर कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। इस समय तेज हवा चल रही थी और आसमान में ठंडी उत्तरी हवा के ब्लेड की तरह तेज थी। यहां तक कि अर्जुन भी आसानी से उड़ान भरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अध्याय 692। अरे, इस बर्फीले तूफान में ठंड क्यों बढ़ती जा रही है? अर्जुन विशाल बर्फीले मैदानों में गहरे पैरों और हल्की किक के साथ अकेला चल रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर उसके पीछे बने एकाकी पैरों के निशान बर्फीले तूफान में जल्दी ही डूब गए। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में बर्फ और हवा का एक विशाल विस्तार था और वह सूरज की स्थिति नहीं देख पा रहा था। अर्जुन के साथ सबसे अप्रत्याशित घटना घटी। उसे पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। सूरज और तारों के मार्गदर्शन के बिना वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाए। बर्फीले मैदानों में कोई पौधा नहीं था और पौधों और पेड़ों के छल्लों की दिशा के आधार पर उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसने स्टोरेज रिंग खोली और एक कंपास निकाला। यह कंपास उसने तब चुराया था जब वह तानबुहुई की स्टोरेज रिंग ढूंढ रहा था। हालांकि कंपास के पॉइंटर ने अर्जुन को समस्या की गंभीरता का एहसास करा दिया। पॉइंटर वास्तव में बेतहाशा घूम रहा था। यहां का चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत विचित्र है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और फिर सुई जम गई। उसने सिर हिलाया और कंपास को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह मन ही मन बुदबुदाया, इस ठंडी जगह पर उत्तरी हवा चलनी चाहिए। हवा की दिशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह ठंडी हवा के खिलाफ आगे बढ़ा और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर बेहद ठंडा था और यहां तक कि उसके शरीर में युआन क्यूई का परिसंचरण भी कुछ हद तक अनियमित था। उन्होंने ठंड का प्रतिरोध करने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का प्रयोग किया, लेकिन यह काम नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल कभी विफल नहीं हुआ था और भयानक हरे अग्निविष के सामने भी यह अपनी भूमिका निभा सकता था। और अब 9 पवित्रताओं के ब्रह्मांड कौशल का इस्तेमाल एक छोटी सी ठंड से बचाव के लिए भी नहीं किया जा सकता था। इस स्थिति ने अर्जुन को अविश्वास में डाल दिया। इसके अलावा उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है और उसकी चेतना भी धुंधली पड़ गई है। उसने जल्दी से अपनी युआन क्यूई को आग में बदल दिया और उससे अपने शरीर को भून डाला, लेकिन असर अभी भी संतोषजनक नहीं था। आग की लपटें उसके शरीर को गर्माहट तो दे रही थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, या बस एक शब्द ठंड। असीम बर्फीले मैदानों में आकाश धीरे धीरे काला होता जा रहा था। अर्जुन का पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था, जैसे जैसे वह बर्फ
और बर्फ के बीच से आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर पहले ही थोड़ा झुकने लगा था। उसे लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसकी चेतना कुछ धुंधली हो गई है। वह थका हुआ था और उसे गहरी नींद आ रही थी। उसकी पलकें झुकी जा रही थीं और वह भारी होता जा रहा था। उसने अपने भंडारण रिंग से शराब की एक थैली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने शराब की थैली को बाहर निकाला, वह पूरी तरह जम गई। उसने बस शराब की थैली के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बर्फ को आग से जला दिया। पिघली हुई शराब उसके मुंह में गिर गई और इससे पहले कि वह उसे निगल पाता, वह बर्फ में बदल गई। बहुत ठंड है। अर्जुन ने अपने कंधों को पकड़ लिया और कांप उठा। उसने अपने तैयार किए हुए सारे वस्त्र निकाले और एक एक करके अपने शरीर पर डाल लिए। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर से चल रहा था, लेकिन रात के घने अंधेरे में वह न तो दिशा पहचान पा रहा था और न ही आगे का रास्ता देख पा रहा था। धीरे धीरे वह और नहीं टिक सका। उसकी भारी पलकें उसकी प्रतिरोधक क्षमता खो बैठीं और वह धीरे धीरे बर्फ में गिर गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ, उसे लगा जैसे कोई बात कर रहा है। उसे नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर को घसीट रहा है। अंततः अर्जुन पूरी तरह से बेहोश हो गया और बेहोश हो गया। अज्ञात समय के बाद एक तेज ठंड ने अर्जुन को जगा दिया। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक साधारण बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। यह एक सराय लग रही थी और यह बहुत ही साधारण किस्म की थी। इस तरह की सराय में कोई अतिथि कक्ष नहीं था, बस एक बड़ी चारपाई थी। यह एक विशाल मिट्टी का खंभा था जिस पर सभी सराय मालिक एक साथ सो रहे थे। कंग के बगल में सराय का हॉल था। उस समय हॉल में मेज पर 30 से ज्यादा लोग बैठकर खाना खा रहे थे। अरे, तुम जाग रहे हो? एक रोएंदार कोट पहने लड़की आश्चर्य से दौड़ी हुई आई। अर्जुन को बहुत तेज सिरदर्द हुआ। उसने लड़की की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ, हमारी टीम ने आपको आधे रास्ते में बर्फ पर पड़ा हुआ पाया, इसलिए वे आपको यहां ले आए। लड़की ने अपनी टोपी उतार दी और उसके लंबे सुनहरे बाल बाहर निकल आए। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि हॉल में खाना खाने वाले सभी लोग थोड़े अजीब लग रहे थे। उनकी पुतलियां हरी थीं और उनके बाल या तो सुनहरे या लाल थे। अर्जुन ने खुद को संभालने के लिए संघर्ष किया और कहा, यह किस तरह की जगह है? थोड़ी ही दूर पर हट्टे कट्टे आदमियों का एक समूह मेज के चारों ओर बैठकर शराब पी रहा था। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, नौजवान, तुम बीमार हो पर खुशकिस्मत हो। 1000 मील में यही एक सराय है। बीमार? कौन? मैं? अर्जुन ने अविश्वास से उसकी नाक की ओर इशारा किया। मेरा प्रतिष्ठित स्वर्ग मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार वास्तव में बीमार है? अर्जुन बहुत देर तक स्तब्ध रहा। एक मार्शल आर्टिस्ट का शरीर बेहद मजबूत होता है। टाइफाइड जैसी मामूली बीमारी भी उसके शरीर पर लगना नामुमकिन था। हालांकि इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। अन्यथा नौ पवित्रता ब्रह्मांड कौशल उसे ठंड से बचाने में कैसे मदद नहीं कर सकता था। वह तकनीक छोटों को ठीक कर सकती थी और जहर को बाहर निकाल सकती थी। हालांकि जब स्वर्गीय दाओ वृद्ध ने इस तकनीक का निर्माण किया तो उन्होंने बीमारी को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए इसका बीमारियों के इलाज जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक मार्शल कलाकार जो 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल की साधना कर सकता है, बीमार हो जाएगा। क्या हो रहा है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह बीमार क्यों है। लड़की पहले से ही गर्म सॉस वाली बीफ की एक प्लेट लेकर आई थी और बोली, जल्दी करो और इसे खा लो, यह गर्म है। अर्जुन मीट की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाया। उसने जल्दी से उसे अपने हाथ से पकड़ा और स्वादिष्ट कीमा अपने मुंह में ठूंस लिया। गोमांस स्वादिष्ट और चबाने योग्य था और उसका गाढ़ा रस उसके मुंह में सुगंध छोड़ गया।
अर्जुन भूल ही गया था कि उसे इस तरह की भूख लगे हुए बहुत समय हो गया था। उसे बस इतना लग रहा था कि मीट बहुत स्वादिष्ट है और वह अपनी जीभ को टुकड़ों में काट लेना चाहता था। धीरे करो, धीरे करो। अर्जुन को खाना चट करते देख लड़की खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। वह शराब का एक और बर्तन ले आई और बोली, कोई भी इसे तुमसे छीनना नहीं चाहता। अगर एक प्लेट कम पड़े तो मैं तुम्हारे लिए एक और प्लेट ला दूंगी। जल्दी जल्दी, एक और सेट, नहीं 2 सेट। अर्जुन ने अपना मुंह मांस से भर लिया और उसमें कुछ घूंट शराब उड़ेल दी। मसालेदार शराब उसके गले से होते हुए उसके पेट में चली गई, जिससे अर्जुन कांप उठा। यह एक बढ़िया कोल्ड विंटर ट्रायंगल बुल है। बाहरी महाद्वीप में बेचने पर इनमें से हर एक की कीमत 100 सोने के सिक्कों के बराबर होगी। लड़की ने गर्व से कहा। त्रिकोण? अर्जुन दंग रह गया। किस तरह की गाय त्रिकोणीय आकार में विकसित हो सकती है? फ लड़की भी शराब पी रही थी। अर्जुन की बात सुनकर उसने सीधे अर्जुन के पूरे शरीर पर शराब छिड़क दी। उसकी सांस फूल गई और वह मुस्कुराई। क्या त्रिकोण है? ये तो 3 सींग है। ओह! अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अर्जुन खाने पीने से तो संतुष्ट था, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उसने अपनी अंगूठी से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और कहा, इसमें 200-300 सोने के सिक्के होंगे, जो तुम्हारे गोमांस के लिए काफी होंगे। लड़की भी विनम्र नहीं थी। उसने पर्स लेते हुए कहा, तुमने गाय से भी कम खाया है, बाकी दवा के लिए है। मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां पका दूंगी। अर्जुन की मानसिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल का अभ्यास करने लगा, जिससे उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई। कुछ ही दूरी पर वे हट्टे कट्टे आदमी हंसे और बोले, छोटा भाई यहाँ का निवासी नहीं होगा। यह जगह ठंडी और कठोर है और मौसम भी बहुत कठोर है। बेयांग महाद्वीप में पहली बार आने वाले ज्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अध्याय 693। ये लोग बस कुछ ताकतवर शिकारी थे। 3 सबसे ताकतवर आदमी ओरिजिन रिटर्न के दूसरे से तीसरे स्तर पर थे, जबकि लड़की जियांतियान के सिर्फ 8वें स्तर पर थी। वे केवल इतना जानते थे कि बाहरी लोग आने पर आसानी से बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्यों बीमार पड़ेंगे। इस दौरान अर्जुन ने खूब पढ़ा और औषध विज्ञान की अच्छी समझ हासिल की। वह जानता था कि बीमारियां कीटाणुओं से होती हैं। दरअसल इस ठंडे स्थान पर बीमारी की आशंका कम होती है, क्योंकि इस वातावरण में कीटाणु जीवित नहीं रह पाते। हालांकि अगर एक भी कीटाणु सचमुच जिंदा बच गया तो यह बेहद भयावह हो जाएगा। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट कभी कभार ही बीमार पड़ता है, तो एक बार ऐसे कीटाणु से सामना होने पर यह निश्चित रूप से एक गंभीर बीमारी होगी। लड़की जड़ी बूटियों से भरा एक कटोरा ले आई और धैर्यपूर्वक उसे अर्जुन को खिला दिया। जड़ी बूटियां इतनी कड़वी थीं कि अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मेरी जान बचाई। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। मेरे पास और कुछ नहीं है। ये लो कुछ पैसे, ले लो। अर्जुन ने सोने के सिक्कों से भरा एक और थैला निकाला। वे हट्टे कट्टे आदमी जोर से हंसे और बोले, हमारे असभ्य देशवासी तुम्हारे बड़े शहरों के लोगों जितने जटिल नहीं हैं। हमें उन्हें न बचा पाने का अफसोस है। हम गोमांस का पैसा ले सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसे वापस ले लेना चाहिए। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में इन शिकारियों की गहरी छाप थी। वे निर्दोष और दयालु थे और जानवरों का शिकार करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। हालांकि वह लड़की अर्जुन के लाल ड्रैगन कृपाण को घूर रही थी। उसकी नजरें लगातार कृपाण पर ही टिकी थीं। आखिरकार वह खुद को उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी और बोली, यह कृपाण बहुत सुंदर है। यह बर्फ जैसा है। क्या मैं इसे देख सकती हूं? अर्जुन मुस्कुराया और लाल ड्रैगन सौंप दिया। लाल ड्रैगन कृपाण बिजली की शक्ति से उत्तेजित नहीं था, इसलिए इसका वजन चौंकाने वाला नहीं था। लड़की ने चाकू से प्यार से खेलते हुए कहा, कितना सुंदर, कितना तेज।
एक हट्टा कट्टा आदमी हंसा और पास आया। छोटे भाई, तुम्हारा यह चाकू वाकई बहुत अच्छा है। हम इसे कितने में खरीद सकते हैं? उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह कृपाण मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। जिंदगी और मौत का सामना करने के बाद अब यह मेरे लिए हथियार नहीं, बल्कि मेरा रिश्तेदार है। लड़की और बलवान आदमी तुरंत गंभीर हो गए। बलवान आदमी ने अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगता हूं। अर्जुन ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक हथियार दे सकता हूं। अर्जुन ने अपनी अंगूठी से एक छोटा खंजर निकाला। यह खंजर एक नौसिखिए सैनिक का था, छोटा और सुंदर। यह तरह तरह के रत्नों से जड़ा हुआ था, बेहद खूबसूरत था। जब लड़की ने यह देखा तो वह इसे छोड़ नहीं सकी और खुशी से उछलते हुए जल्दी से इसे ले लिया। यह खंजर अर्जुन ने छोटी गौरैया के लिए रखा था। अब जब उसने इसे किसी और को दे दिया है तो इसे उनकी जान बचाने का बदला माना जा सकता है। जब शिकारी पेट भर गए तो वे नाचने गाने लगे। वे हॉल में चक्कर लगाते और नाचते गाते रहे। माहौल बहुत ही जीवंत था। उस लड़की ने जबरदस्ती अर्जुन को अपने साथ खींच लिया। अर्जुन ने उसे काफी देर तक दूर धकेला ताकि वह भी शामिल हो सके। एक शिकारी घेरे से बाहर आया और जोर से गाने लगा। जोर से और स्पष्ट गीत गाए जाने के बाद एक और मजबूत आदमी भीड़ से बाहर आया और उसके लिए गाने लगा। अर्जुन को लगा कि यह दिलचस्प भी है और नया भी। जब लड़की ने अर्जुन को धक्का देकर बाहर कर दिया तो अर्जुन तुरंत सकते में आ गया। वह किसी ताकतवर दुश्मन के सामने भी इतना घबराया नहीं था। वह गा नहीं सकता था, लेकिन अर्जुन की बचपन की यादों से पता चलता है कि उसने अपनी मां को उसे सुलाने के लिए कुछ स्थानीय गीत गाते सुना था। वह शर्मा गई और गाने लगी, यूएआर मिंग, फेंगयार जिंग, पत्तियां खिड़की को ढक रही हैं। झिंगुरों की आवाज बिल्कुल सितार के तारों की आवाज की तरह। सभी लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, कंधे से कंधा मिलाकर मदमस्त होकर बैठ गए। रात गहराती जा रही थी। सब लोग कोंग पर चढ़ गए और गर्म कंबलों के नीचे मीठी नींद सो गए। अर्जुन छत को घूरता रहा। यही वो जिंदगी थी जिसकी उसे चाहत थी। ऐसी जिंदगी उसे सुकून और खुशी देती थी। वह कभी दुनिया के सबसे कुशल मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्हें जीवन भर मार्शल आर्ट से प्यार रहा, लेकिन मार्शल आर्ट से होने वाली हत्या और मौत उन्हें पसंद नहीं थी। यदि एक दिन उसे बदला मिल गया और उसे कोई परवाह नहीं रही, वह एक शांतिपूर्ण गांव ढूंढने और अपनी प्रेमिका के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने को तैयार हो गया, तो वह अपने जीवन का आनंद ले रहा होगा। वह एक साफ सुथरा व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश किया, वह खुद को रोक नहीं सका। धीरे धीरे अर्जुन सो गया। अगली सुबह शिकारी अपनी यात्रा जारी रखने वाले थे। अर्जुन का टाइफाइड बुखार कम नहीं हुआ था। वह अभी भी कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। शिकारी अर्जुन को साथ ले आए और रास्ते भर अर्जुन का खूब ख्याल रखा, खासकर उस लड़की का जो अक्सर अर्जुन के चेहरे पर नजर गड़ाए रहती थी। कभी कभी तो सीधे सीधे कह देती थी कि अर्जुन बहुत मर्दाना है और उसमें एक वीरता का आभास है जो किसी और में नहीं था। उनके कबीले में इस प्रकार की भावना वाले लोगों को योद्धा कहा जाता था। अंतहीन बर्फीले तूफान में दिन ब दिन बीतते जा रहे थे। यहां बहुत शांति थी। यहां न तो वास्तविक दुनिया का कोई प्रदूषण था, न ही कोई शोर था जिससे लोगों को उत्साह के बाद खालीपन का एहसास हो। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, नक्शे में उत्तरी महासागर महाद्वीप में केवल दिव्य बिजली के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह ठीक ठीक पता नहीं था कि वह कहाँ है। इसलिए अर्जुन को आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। चूंकि कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए अगर वह अंधाधुंध दौड़ता तो चूक सकता था, और जिस जगह दिव्य बिजली गिरी थी वहां जरूर कोई बड़ी तबाही मची होगी। शायद उत्तरी महासागर महाद्वीप के मानव जगत से कोई खबर सुनने को मिले।
लड़की ने अर्जुन को बताया कि दूरी पर एक ठंडा शीतकालीन राज्य है जो उत्तरी महाद्वीप के कुछ साम्राज्यों में से एक था। भारी बर्फबारी होने वाली है। समूह का नेतृत्व कर रहे बलवान व्यक्ति ने दूर की ओर देखा और कहा, शिविर लगाओ। ये शिकारी बहुत अनुभवी थे। वे अपनी तलवारों से जमीन के बड़े बड़े टुकड़े खोदकर उन्हें छोटे छोटे किलों में ढंककर और ठंड से बचने के लिए उनमें छेद कर देते थे। बहुत तेजी से हवा और बर्फ का झोंका आना जारी रहा और हंस, पंखों वाले बर्फ के टुकड़ों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन ने दरार से बाहर देखा। बर्फ का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। जमीन से आसमान तक सफेदी का एक विशाल विस्तार था। भूत की चीख जैसी ठंडी हवा के नीचे इस वातावरण में इंसान असाधारण रूप से छोटे थे। अर्जुन ने लड़की से पूछा कि क्या उत्तरी महाद्वीप पर कोई बाहरी लोग हैं? यह प्रश्न सुनकर सभी चुप हो गए। लड़की के चेहरे पर डर के भाव थे और वह फुसफुसाते हुए बोली, हाँ, इस महाद्वीप के लोगों के रीति रिवाज सरल और शुद्ध थे। वे बाहरी लोगों के साथ भी उसी उत्साह से पेश आते थे जैसे अर्जुन के साथ, बिना किसी स्वार्थ के। वे दूर से आने वाले मेहमानों के मनोरंजन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ भोजन और शराब लेकर आते थे, लेकिन अक्सर चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल जाती थीं। उत्तरी महासागरीय महाद्वीप की बर्फ सी ठंडी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बेहद कीमती थीं और यहाँ के लोग बेहद बलवान थे। पुरुषों का शरीर मजबूत था जबकि स्त्रियां फूलों जैसी सुंदर थीं, खासकर उनकी हरी पुतलियां जो बेहद दुर्लभ थीं। दूर दूर से आए मेहमान अचानक खूंखार हो गए। उन्होंने यहाँ की सारी संपत्ति लूटनी शुरू कर दी, जिसमें बहुमूल्य बर्फ, गुणी आत्मा जड़ी बूटियां, साथ ही बर्फ के मैदान के जानवर और राक्षसी जानवर भी शामिल थे जो अच्छी बिक्री करते थे। वे बेईमानी से यहाँ हर चीज की तलाश कर रहे थे और बाद में लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया। हालांकि निर्दोष और दयालु लोगों का यह समूह शिकार करने में बहुत अच्छा था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मनुष्यों का विरोध कैसे किया जाए। इस तरह की साथी जाति जो बिल्कुल उनके जैसी ही थी। मनुष्यों के वध का सामना करते हुए उनके पास केवल मासूम आंखें और घबराए हुए दिल थे। इस समूह का नेता, बलवान व्यक्ति, बाहरी दुनिया से आए एक डाकू को व्यक्तिगत रूप से पकड़ चुका था। उस हट्टे कट्टे आदमी की आंखें लाल थीं और उसने दुखी होकर कहा, मैं एक चाकू पकड़े हुए था और उसका गला दबा रहा था। मैंने उसकी निगाहें देखीं। मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति को मैंने चाकू मारा था वह एक जीवित इंसान था। मैं अपने ही देशवासियों का वध उस तरह नहीं कर सकता जैसे मैं जंगली जानवरों का वध करता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसे जाने दिया, लेकिन उसके जाने के 1 महीने बाद वह दर्जनों मार्शल कलाकारों को लेकर आया और हमारे गांव को लूट लिया तथा हमें बाहर निकालने की कोशिश की। लड़की भी आंसू बहाते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता क्यों सभी इंसान हैं, वे हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। अध्याय शेष हो 9-4। बाहरी महाद्वीप की अंधेरी ताकतों ने इस महाद्वीप के लोगों को पकड़ लिया और उन्हें गुलामों के रूप में बेचने के लिए ले जाया। जवान और खूबसूरत लड़कियों और हट्टे कट्टे पुरुषों को ले जाकर बेच दिया जाता था, जबकि बूढ़े और कमजोर पिता और बेटियों को मौके पर ही मार दिया जाता था। अब भी इस बात का जिक्र करते हुए लड़की की आंखों में गहरा डर छिपा नहीं था। उसने अपनी बड़ी बड़ी दयनीय आंखों से अर्जुन को घूरते हुए कहा, उन्होंने हमारे पूरे गांव को जानवरों की तरह बांध दिया और जमीन पर घुटनों के बल एक दूसरे के बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में जरा भी दया नहीं है। आओ हम कतार में लगें और एक दूसरे का सिर काट दें। मैं अकेली हूं जो गांव से बचकर आई हूं। मैं आखिरी महिला हूं। क्यों? लड़की ने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया और चिल्लाई, बाहरी दुनिया के लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान को आसानी से मार सके? जब अर्जुन ने यह कहानी सुनी तो उसका दिल अतुलनीय दुहक से भर गया। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या बताऊं। शायद बाहरी दुनिया बहुत ज्यादा समृद्ध है,
जो इंसानों को और भी ज्यादा लालची बना देती है। वह कभी संतुष्ट होना नहीं जानते। उन्हें कुछ मिलता है और वह और अधिक चाहते हैं। 3 दिन और 3 रातों तक बर्फबारी के बाद अंततः इसमें थोड़ी कमी आई। शिकारी तुरंत आगे बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि वे अगले बड़े बर्फीले तूफान से पहले शीत शीत साम्राज्य तक पहुंच जाएंगे। आकाश अभी भी धूसर और अंधेरा था और तारों की कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन की बीमारी अभी भी कम नहीं हुई थी। वह बस राक्षसी जानवर की पीठ पर निढाल होकर लेटा रह सकता था और उस दिन का इंतजार कर सकता था जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। टीम 3 दिन और आगे बढ़ी और भी अधिक ठंडी हवा चलने लगी। मुख्य व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा और कहा, मुझे डर है कि शीत शीत साम्राज्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इससे भी बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। सभी लोग पहले से तैयार हो जाएं। बोलते बोलते शिकारी अचानक सतर्क हो गए। उन्होंने एक एक करके अपनी तलवारें, धनुष और क्रॉसबो निकाले और दूर तक देखने लगे। विशाल बर्फीले मैदानों में हट्टे कट्टे राक्षसी जानवरों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन राक्षसी जानवरों की पीठ पर काले बालों और काली आंखों वाले सभी बाहरी लोग थे। इस तरह के व्यक्ति को देखकर लड़की सहज ही भीड़ के पीछे छिप गई। वह कांप रही थी। मानव मार्शल कलाकारों का समूह शिकारियों के पास से गुजरा और एक पल के लिए रुक गया। सबसे आगे खड़े मार्शल कलाकार ने एक मोटा फर कोट पहना हुआ था और हवा से बचने के लिए उसका पूरा चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। ये लोग तेजी से शिकारी दल के चारों ओर भागे और सभी शिकारी घबरा गए। उनमें से एक ने अर्जुन को देखा और अर्जुन से कहा, बच्चा, क्या तुम मूल निवासी नहीं हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। सुनने में तो यह व्यक्ति काफी युवा लग रहा था, लगभग अर्जुन जितना ही। आदमी का चेहरा थोड़ा नरम हुआ और बोला, तुम्हारी पीठ पर जो चाकू लगा है वह बुरा नहीं है। इसकी कीमत कितनी है? बिक्री के लिए नहीं है, अर्जुन ने कहा। मैं इसके बदले में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की एक गाड़ी ले लूंगा। वह व्यक्ति। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यहां ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आदान प्रदान न किया जा सके। ऐसा कहने के बाद उस व्यक्ति ने राक्षसी जानवर की गर्दन थप्पड़ पाई और लोगों का एक समूह जल्दी से आया और चला गया। झूठे अलार्म के बाद सभी ने राहत की सांस ली। टीम तेजी से आगे बढ़ती रही। आसमान धीरे धीरे काला होता गया और ठंडा होता गया। क्षितिज के मिलन बिंदु पर कुछ रोशनियां दिखाई दीं। यहां कोई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां कोई सराय होगी, मुख्य व्यक्ति ने खुश होकर कहा। लगता है हम मूल रास्ते से भटक गए हैं। लड़की ने खुशी से ताली बजाई और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रास्ता भटक गई और एक सराय में जा पहुंची। यह सचमुच बहुत बढ़िया है। चलो जल्दी चलें। टीम जल्दी से आगे बढ़ी। देखा तो वहां बर्फीले तूफान में जमी हुई मिट्टी से बना एक बड़ा सा घर था। सराय में बहुत कम लोग थे, लेकिन यह पिछली सराय से बहुत बड़ी थी। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, उसे खून की हल्की सी गंध आई। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन जब उसने वीटर को चॉपिंग बोर्ड पर मांस काटते देखा तो उसने ज्यादा सोचा नहीं। सराय में सिर्फ 7-8 मेहमान थे। ये लोग न कुछ बोले न ही कोई भाव दिखाया, बस चुपचाप शराब पीते रहे। आखिरकार गर्मी आ गई। टीम का नेतृत्व कर रहे मजबूत आदमी ने खुश होकर कहा, जो मीट हम लाए हैं उसे भून लो, अच्छा खाना खाओ। सब लोग फिर से खुश हो गए। खाने पीने के बाद सब लोग सराय में खुशी से बातें करते, हंसते, गाते और नाचते रहे। लड़की सूप लेकर अर्जुन के पास आई और बोली, जल्दी से इसे पी लो। बाहर दवा बनाने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हारी बीमारी फिर से गंभीर होने लगी है। अर्जुन ने कटोरा पकड़ा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। वह मुस्कुराया और बोला, इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे डर है कि मैं आज तक नहीं टिक पाता। एक जीवंत दृश्य के बाद सभी लोग बिस्तर पर चढ़ गए और सो गए। आधी रात को अर्जुन के कान हल्के से फड़कने लगे। छोटी छोटी और मामूली आवाजों से उसकी नींद खुल गई।
उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और अपनी युआन क्यूई को प्रसारित करने की तैयारी की। हालांकि उसका पूरा शरीर शक्तिहीन था और उसकी युआन क्यूई भी प्रसारित नहीं हो पा रही थी। यह कौन है? जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, उसने अपने बगल में एक काली छाया को चमकते देखा, जिसके बाद एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर लगा। यह तुम हो? अर्जुन ने पलटकर गुस्से से दहाड़ा। सभी शिकारी चौंककर जाग गए। सब उछलने ही वाले थे कि एक दर्जन काली परछाइयां चमकती हुई उनके पास से गुजरीं। शिकारी कुछ कर पाते, इससे पहले ही उनके सिर एक एक करके ऊपर उड़ गए। लड़की घबराकर चिल्लाई और काले कपड़े पहने दो व्यक्तियों ने उसे खींचकर कांग से बाहर निकाल दिया। रुको, अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम क्या चाहते हो? काले कपड़े पहने एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, औरत को छोड़कर सभी मारे गए हैं। रुको! अर्जुन उठी और काले कपड़े पहने आदमी की ओर दौड़ी। रोगी पौधे। काले कपड़े पहने आदमी ने अर्जुन की छाती पर लात मारी और अर्जुन को वहीं गिरा दिया। उसने अर्जुन के पेट पर पैर रखा और कृपालु स्वर में कहा, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें नहीं पता कि बेयांग महाद्वीप आने से पहले तुम्हें अग्नि ड्रैगन घास निगलनी होगी? यहाँ की बीमारी तुम्हें मार डालेगी, लेकिन तुम अभी तक नहीं मरे हो। यह सचमुच अप्रत्याशित है। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, उन्हें जाने दो। क्या तुम्हें मेरी कृपा नहीं चाहिए थी? मैं तुम्हें दे दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अर्जुन के चेहरे पर थपथपाया और कहा, देखो, मैंने कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका व्यापार न किया जा सके, लेकिन अब तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है। क्या अब बहुत देर नहीं हो गई है? काले कपड़े पहने आदमी ने शिकारी को खींच लिया और अर्जुन से कहा, क्या आपको लगता है कि अब आपको मेरे साथ बातचीत करने का अधिकार है? यह कहने के बाद काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से अपनी तलवार अर्जुन के सामने शिकारी के दिल में घोंप दी। अर्जुन का दिमाग फटने को हुआ। उसने कहा, कमीने, तुम्हें पछतावा होगा। आज तुमने जो किया उसका तुम्हें जरूर पछतावा होगा। काले कपड़े पहने आदमी ने पहले ही अपनी तलवार उठा ली थी और अर्जुन का सिर काटने वाला था, लेकिन जब उसने यह सुना तो उसने तलवार दूर रख दी और कहा, ओह! काले कपड़े वाला आदमी अर्जुन के पास आया और अपने चेहरे पर से काला कपड़ा हटा दिया। सच में? आओ, मेरा चेहरा साफ देखो। मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझे पछतावा दो। यह व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से 17-18 साल का युवक था। वह बहुत सुंदर था, लेकिन उसके दाहिने चेहरे पर एक छोटा सा 5 सितारा जन्म चिन्ह था। योद्धा, मुझे बचाओ! लड़की रोते हुए चिल्लाई। काले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का लाल ड्रैगन कृपाण उठा लिया। उसने कहा, कृपाण बुरा नहीं है, मैं इसे रख लूंगा। युवती, बाकी लोगों को ले जाओ, उन सबको मार डालो। बकवास! काले कपड़े पहने आदमियों ने अपने कसाई के चाकू उठाए और अर्जुन की क्रोधित और घृणा भरी निगाहों के सामने एक एक करके सभी शिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार काले कपड़े पहने आदमियों का नेता लड़की को अपने कंधों पर उठाकर सराय से बाहर निकल गया। सराय से बाहर निकलते समय वह मुड़ा और अर्जुन से बोला, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे ढूंढो। आधार यह है कि यदि आप जीवित रह सकते हैं। हाँ। काले कपड़े पहने आदमी एक एक करके चले गए। आगे चल रहे युवक ने अपनी हथेली फैलाकर सराय में आग का गोला फेंका। धमाका! विशाल बर्फीले मैदानों में धधकती आग जल रही थी। अध्याय 195। शीत शीत साम्राज्य। यद्यपि इस स्थान को एक साम्राज्य कहा जाता था, लेकिन यह अधिक से अधिक 1 दर्जन से अधिक बड़े शहरों से बना था, क्योंकि उत्तरी महाद्वीप के मूल निवासियों की संख्या पहले से ही बहुत कम थी। इस दिन एक काले बालों वाला युवक कोल्ड विंटर साम्राज्य की राजधानी स्नो ईगल सिटी में आया। इस व्यक्ति का शरीर कमजोर था तथा उसके पूरे शरीर पर कपड़े जले हुए थे, जिससे वह अत्यंत दयनीय लग रहा था। मुझे एक चिकित्सक की जरूरत है। अर्जुन ने हाँफते हुए एक राहगीर से मदद मांगी, लेकिन जब सबने अर्जुन के काले बाल और काली पुतलियां देखीं, तो सब दूर छिप गए। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था,
क्योंकि वह बाहरी देशों से था। अर्जुन को चक्कर आने लगा और वह चलने की ताकत भी खो बैठी। उसका पूरा शरीर थक चुका था और वह बड़ी मुश्किल से सड़क के कोने में बैठ गया और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वह अपने साथ लाई गई सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का पहले ही प्रयोग कर चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकी। अर्जुन ने अचंभित होकर एक काले बालों वाले बूढ़े आदमी को आते देखा। बूढ़े ने पहले अर्जुन के शरीर को काफी देर तक ढूंढा। जितने भी सोने के सिक्के मिले सब ले लिए और फिर जाने ही वाला था। अर्जुन ने कमजोरी से कहा, जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तब मेरे पास और पैसे होंगे, मैं तुम्हें दे दूंगी। बूढ़ा आदमी तुरंत खुशी से मुस्कुराया। उसने अर्जुन को अपने घोड़े पर बिठाया और कहा, तुमने कहा था अपना मन मत बदलना। आधे दिन बाद एक अच्छी तरह से सजाए गए कमरे में अर्जुन बिस्तर पर नींद से लेटा हुआ था और बिस्तर के पास दो बूढ़े आदमी खड़े थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी वही था जिसने पैसे चुराए थे। बूढ़े ने दूसरे बूढ़े आदमी से फुसफुसाकर पूछा, क्या यह बच्चा अभी भी जिंदा है? दूसरा बूढ़ा आदमी जाहिर तौर पर डॉक्टर था। उसने उत्सुकता से पूछा, यह युवक असल में मरा नहीं, क्या आश्चर्य है? बूढ़े आदमी ने कहा, इसमें अजीब क्या है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार पड़े हैं और मरे नहीं हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया, तुम समझ नहीं रहे हो। इस बदमाश को मौत के बर्फीले मैदानों से होकर जाना चाहिए था। शायद उसे वह जगह पता ही नहीं है। बूढ़े आदमी की आंखें लगभग झुक गईं। क्या? मौत का बर्फीला मैदान? मुझसे झूठ मत बोलो। उस शापित जगह से कोई भी जीवित नहीं निकल सकता। वहां बर्फबारी में सबसे भयानक ब्लैक गू प्लेग भी मिला हुआ है। एक समय स्वर्ग स्कायर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जो गलती से डेथ स्नो प्लेन्स में घुस गए और आधे रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि यह अविश्वसनीय है। इस बच्चे का शरीर इतना मजबूत है कि यह समझ से परे है। वह न सिर्फ मौत के बर्फ के मैदानों से जिंदा बाहर निकला, बल्कि यहां भी जिंदा आया। यह तो बस एक चमत्कार है। वास्तव में वह अपने मजबूत शरीर के बल पर सबसे खतरनाक दौर से बचने में कामयाब रहे। उनके शरीर में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। बूढ़ा आदमी अर्जुन को हैरानी से देखने लगा। वह अवाक रह गया। कोई बिना मरे मौत के बर्फीले मैदानों को पार कर सकता है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका शरीर अभी भी बेहतर हो रहा था। डॉक्टर ने अर्जुन की फिर से जांच की और 2 गोलियां निकालीं। उन्होंने कहा, ये लो, तुम्हारे शरीर में अब कोई गंभीर चोट नहीं है। हालांकि अपनी गंभीर बीमारी की शुरुआत में तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। गोलियां लेने के बाद तुम 3 दिनों में ठीक हो जाओगे। मुझे तुम्हें आउटरलैंड से नहीं बचाना चाहिए था, लेकिन ओरली की खातिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही तुम अपनी बीमारी से ठीक हो जाओ, तुरंत चले जाओ। मुझे कोई परेशानी मत दो। धन्यवाद, बूढ़े आदमी, अर्जुन ने कमजोरी से कहा। डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता है कि आभारी कैसे होना चाहिए। लेट जाओ। अर्जुन ने 2 दिन तक चुपचाप साधना की। तब जाकर उसे लगा कि उसकी ऊर्जा वापस आ रही है। अगले दिन शाम तक उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। वह अतुलनीय शक्तिशाली युआन क्यूई और शरीर वापस आ गया। आंगन में अर्जुन ने बर्फीले तूफान को देखा और काले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से कहा, बूढ़े साहब, मेरे पास आपके लिए कुछ खबर है। काले बालों वाले बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और केवल अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग खोली। मेरा सारा पैसा स्टोरेज कार्ड में है। हो सकता है कि तुम इसे यहां इस्तेमाल न कर पाओ। ये सोने के सिक्के ही मेरे पास हैं। मैं तुम्हें दे दूंगा। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और देखा कि सोने के सिक्के एक छोटी पहाड़ी पर गिर रहे हैं। बूढ़ा आदमी इतना हैरान हुआ कि कांपने लगा। यह इतना सारा पैसा! हे भगवान, कम से कम 1 लाख से ज्यादा तो होंगे। अर्जुन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि पास में गुलाम डाकुओं का एक गिरोह है? बूढ़ा आदमी सुनहरे पहाड़ पर झटपटा और अपने सोने के सिक्के बिखेर दिए। यहां बहुत सारे डाकू हैं।
स्नो ईगल सिटी के पास कम से कम 30-40 बाहरी लोग हैं। अर्जुन ने कहा, जिन लोगों से मैं मिला उनमें युआन क्यूई का उतार चढ़ाव असाधारण है। वे पहले से ही हमारे महाद्वीप के प्रथम श्रेणी के शिष्यों के बराबर हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपका महाद्वीप? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके महाद्वीप के प्रथम श्रेणी के संप्रदाय कितने शक्तिशाली हैं? हालांकि आपने जो कहा उसके अनुसार वे डाकू सरल नहीं होने चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने लिए मुसीबत न खड़ी करें। उत्तरी महाद्वीप के ये डाकू उत्तरी क्षेत्र के अन्य महाद्वीपों के शक्तिशाली मार्शल कलाकार हैं। उनमें से कई अंधेरे ताकतों के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आपसे क्या छीन लिया? आपको इसकी तलाश में बहुत मेहनत करनी होगी। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उन्होंने मेरी गरिमा छीन ली। बूढ़े आदमी ने एक पल सोचा और फुसफुसाया, सोने के सिक्कों की खातिर मैंने तुमसे कहा था कि बाहरी लोगों को मत बताना। जिस समूह की तुम बात कर रहे हो वह शायद फ्रॉस्ट ड्रैगन के लोग हैं। ये लोग बेहद ताकतवर हैं। मैंने सुना है कि वे 2 छोटे साम्राज्यों पर भी कब्जा करते हैं। मैं तुम्हें इससे भी अधिक भयावह बात बताता हूं। अर्जुन ने कहा, क्या? बूढ़े आदमी ने धीरे से अर्जुन के कान में फुसफुसाया, फ्रॉस्ट ड्रैगन के लोग न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि उन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्ध वाम्पोआ अभिजात वर्ग कबीले के साथ भी सहयोग किया है। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम डरते हो? उन्होंने एक बार वाम्पोआ कबीले को गुलामों को पकड़ने में मदद की थी। अगर तुम उनके खिलाफ जाओगे तो मर जाओगे। मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। साथ ही वह सोच रहा था कि वाम्पोआ अभिजात वर्ग के कबीले का प्रभाव क्षेत्र पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों से लेकर मध्य मैदानों तक उन सभी की अपनी अपनी संपत्तियां थीं। मुझे डर है कि जिस वाम्पोआ रुयान को मैं जानता हूं वह यहां काम नहीं करेगा। मिस रुयान केवल दक्षिणी क्षेत्र में काम करती है और उत्तरी क्षेत्र अन्य वाम्पोआ अभिजात वर्ग कुलों के नियंत्रण में होना चाहिए। बूढ़े आदमी ने हौंसते हुए कहा, स्नो ईगल सिटी बहुत बड़ी है। किसी के लिए भी फ्रॉस्ट ड्रैगन ढूंढना नामुमकिन है। खुशकिस्मती से तुम मुझसे मिल गए। आप डोंगचेंग जिले के शिपयार्ड में जा सकते हैं। कहा जाता है कि फ्रॉस्ट ड्रैगन के भी इस शिपयार्ड में शेयर हैं। वे नागरिक उड़ान जहाज बनाने में शामिल हैं। फिर इससे पहले कि बूढ़ा आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन पहले ही मुड़कर चला गया। यह बच्चा! बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। एक और मरा हुआ भूत जिसका बदला नहीं लिया जा सकता। तस्क तस्क। उत्तरी महासागर महाद्वीप के सभी निवासी लंबे और राजसी थे। ठंडी सड़कों पर चलने वाले आम लोग आमतौर पर 2.5 मीटर से ज्यादा लंबे होते थे। जब अर्जुन ऐसी जगह पर चलता था तो वह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता था क्योंकि वह बहुत छोटा था। अर्जुन डोंगचेंग शिपयार्ड का सही स्थान जानना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे रास्ता बताने को तैयार नहीं था। एक ने मना कर दिया, दूसरे ने हिम्मत नहीं की। अर्जुन डोंगचेंग जिले तक अकेले ही पैदल जा सकता था। दूर से उसे एक बहुत ऊंचा टावर दिखाई दिया। टावर पर लोहे की रस्सियां थीं जो बाल्टियों से भी मोटी थीं। कभी कभी चटकने की आवाजें सुनाई देती थीं। यही होना चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पेंटाग्राम जन्म चिन्ह वाला चेहरा उसके दिमाग में उभर आया। अध्याय 696। अर्जुन दक्षिणी क्षेत्र से था। अपने पिछले जन्म से लेकर अब तक वह उत्तरी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की मार्शल आर्ट विशेषताओं को नहीं समझ पाया था। इस बार वह दक्षिणी क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार बनना चाहता था। एक अंधकारमय शक्ति जो अकेले ही उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। शिपयार्ड बहुत बड़ा था और ऐसे ठंडे मौसम में हर जगह नंगे हाथ काम करने वाले श्रमिक थे। उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उनमें ताकत की सुंदरता का एहसास था। एक के बाद एक अर्ध निर्मित उड़ान जहाज गड्ढे में फंसे हुए थे। कभी कभी कर्मचारी अर्जुन को अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अर्जुन कई कार्यशालाओं से गुजरा और अंततः एक कार्यालय भवन के सामने पहुंचा।
इस इमारत के चारों ओर तलवारें और चाकू लिए योद्धा खड़े थे। भौहें सिकोड़े वे बेहद क्रूर लग रहे थे। दो योद्धा, जो लगभग 3 मीटर लंबे थे, ने अर्जुन का रास्ता रोका और कहा, एक नाव बुक करें। अर्जुन ने भावशून्यता से कहा, किसी को ढूंढो। दोनों हट्टे कट्टे आदमी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, तुम गलत जगह आ गए हो, यहां सिर्फ नावें बिकती हैं, जल्दी से निकल जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं फ्रॉस्ट ड्रैगन के लोगों की तलाश कर रहा हूं। दोनों हट्टे कट्टे आदमियों के चेहरे पर तुरंत भाव जम गए। एक हट्टे कट्टे आदमी ने सख्ती से कहा, भागो, अभी भागो, वरना मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत दो। मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, अर्जुन ने कहा। दोनों हट्टे कट्टे आदमी गुस्से में थे और उन्होंने अर्जुन के कंधे को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। अर्जुन ने दोनों व्यक्तियों की भुजाएं पकड़ लीं और अपने बाएं और दाएं हाथ उनकी छाती पर रख दिए तथा दोनों व्यक्तियों को जोर से जमीन पर गिरा दिया। दोनों की पीठ जमीन पर आ गिरी। इस भयानक टक्कर से उनकी आंखों में खून भर आया और वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अर्जुन भावशून्य बना रहा और अंदर चलता रहा। उसके बगल में खड़े कुल्हाड़ीधारी लोग चिल्लाते और गालियां देते हुए आगे बढ़े। अर्जुन ने युआन क्यूई को अपने दाहिने पैर में उड़ेला और उसे जमीन पर पटक दिया। युआन क्यूई की एक भयानक लहर फैली जिसने सभी गुंडों को वहीं बेहोश कर दिया। अर्जुन इमारत में दाखिल हुआ और एक एक मंजिल ऊपर चढ़ता गया। जब वह सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां सिर्फ एक ही कमरा था। उसने सीधे दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उस कमरे में एक मोटा आदमी दो महिला पात्रों को खुश भाव से गले लगा रहा था। वह आदमी अचानक चौंक गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर उस आदमी के पेट में घूंसा मारा। उस आदमी ने मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया। अर्जुन ने खून से बचने की कोशिश की, जबकि दोनों महिलाएं चीखते हुए जमीन पर गिर गईं। अर्जुन ने मोटे आदमी को दीवार पर जोर से धकेल दिया और उदासीनता से कहा, फ्रॉस्ट ड्रैगन कहाँ है? मोटा आदमी दर्द से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, तुम्हारी हिम्मत है। अर्जुन की सीधी मुट्ठी उस बलवान आदमी के बाएं हाथ पर पड़ी और उसका बायां हाथ टूट गया। उसके बाएं हाथ का आधा हिस्सा एक तमाचे से जमीन पर गिर गया और दोनों खूबसूरत औरतें जमीन पर पड़ीं और घृणा से उल्टी करने लगीं। अर्जुन ने मोटे आदमी की आंखों में उदासीनता से देखा। मोटा आदमी चीखते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत समय है। मुझे उम्मीद है कि तुम मजे करोगे। मोटे आदमी की आंखें भय से भर गईं जब उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अन्यथा वे मुझे मार डालेंगे। आह! अर्जुन ने फिर से मोटे आदमी के बाएं पैर पर मुक्का मारा और कहा, अगली बार यह उसका दाहिना पैर होगा। मोटा आदमी दर्द से बुरी तरह पसीने से तरबतर हो रहा था और जल्दी से बोला, ब्लैकफिस्ट फील्ड में उनकी एक तिजोरी है। फ्रॉस्ट ड्रैगन के कुछ छोटे नेता वहीं हैं। बधाई हो, आपका दाहिना पैर सुरक्षित है। अर्जुन के पता पूछने के बाद वह मुड़ा और चला गया। मोटा आदमी दर्द से जमीन पर लौटने लगा और चिल्लाया, तुम दोनों बदबूदार घड़ी के किरदार किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और मेरे लिए किसी को ढूंढो। मैं चाहता हूं कि वह बदमाश मर जाए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसके बगल वाली खिड़की अचानक टूट गई। अर्जुन वापस गया और बोला, मैंने कुछ ऐसा सुना जो मैं सुनना नहीं चाहता था। मोटा आदमी बुरी तरह डर गया। मेरी बात सुनो, मैं नहीं हूं। अर्जुन ने लात मारी और सीधे मोटे आदमी के सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर जगह ताजा खून, टूटी हड्डियां और दिमाग का तरल पदार्थ बिखरा हुआ था। दोनों औरतें डर के मारे बेहोश हो गईं। अर्जुन भावशून्य होकर खिड़की से बाहर कूद गया और चला गया। इस बार अर्जुन सचमुच बहुत क्रोधित था। इस अत्यधिक क्रोध के कारण वह अभूतपूर्व रूप से शांत हो गया। शिकारी लड़की की मदद के लिए पुकार उसके दिमाग में गूंजती रही। उसने सोचा कि वे शिकारी कितने सीधे सादे थे और उसके साथ कितने दोस्ताना व्यवहार करते थे, पर उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा था।
उन्हें वहीं कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा था, जानवरों की तरह कत्ल होते हुए। स्नो ईगल सिटी के केंद्र में मेहमान होटल में आ रहे हैं। अर्जुन सीधे लॉबी से होते हुए दरवाजे में दाखिल हुआ। वह झुकी हुई सीढ़ियों से गुजरा और आखिर में दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे की दरार से अंदर से जोरदार चीखें आ रही थीं। दरवाजे के बाहर एक मेज थी। एक हट्टा कट्टा आदमी मेज पर बैठा था, हाथ में कलम और कागज लिए हुए। उसने अर्जुन से कहा, तुम। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से उस आदमी का चेहरा पकड़कर मेज पर पटक दिया। वह आदमी बिना सांस लिए ही बेहोश हो गया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गया। अंदर लोगों की भीड़ थी। पुरुष और महिलाएं आपस में मिले हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बीच में 100 मीटर व्यास का एक अखाड़ा था। 2 मजबूत ओरिजिनल रियल मार्शल आर्टिस्ट अखाड़े में जमकर लड़ रहे थे। मुक्का मुक्का, मांस मुक्का, हड्डी मुक्का। उन पागल दर्शकों ने अखाड़े में चांदी के सिक्के बिखेरे। ज्यादातर महिलाओं ने अपनी कमीजें उतार दीं, जिससे उनकी उभरी हुई चोटियां दिखाई देने लगीं। कुछ लोग उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपनी पैंट उतारी और चीखते हुए अखाड़े की ओर लहराने लगे। यहां उनमें कोई नैतिक निष्ठा नहीं है। वे अपने दिल के सबसे काले और सबसे खूनी पहलू को उजागर करते हैं। ये सभी लोग बाहरी थे। अखाड़े में 3 मीटर लंबे एक मजबूत आदमी ने एक अन्य मजबूत आदमी को उठा लिया और एक घुटने पर बैठ गया, जिससे मजबूत आदमी की पीठ उसके घुटनों पर जोर से गिर गई। अचानक ही वहां उबाल आ गया और ध्वनि की लहर से छत लगभग गिर गई। अर्जुन अखाड़े में कूद गया और दृश्य तुरंत शांत हो गया। अखाड़े के चारों ओर फ्रॉस्ट ड्रैगन के गुंडों की अभिव्यक्ति बदल गई और वे सभी अखाड़े में कूद पड़े। युद्ध में 2 शक्तिशाली पुरुषों ने तुरंत अपने लक्ष्य बदल दिए और अर्जुन पर एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। अर्जुन ने एक क्रूर बलवान आदमी को एक पैर से लात मारी। वह लात विस्फोटक शक्ति से भरी थी। उसने उस बलवान आदमी को सचमुच लात मार दी, दीवार से टकराया, जमीन को तहस नहस कर दिया और सीधे सड़क से बाहर फेंक दिया। एक और मजबूत आदमी दौड़ा। अर्जुन ने पीछे की ओर इशारा किया। मोह के उंगली की लौ उंगली की शक्ति सीधे मजबूत आदमी के दिल में घुस गई। मजबूत आदमी का शरीर अकड़ गया। एक पुटोंग ध्वनि के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए, सिर जमीन पर गिर गया। अनगिनत लोगों ने अर्जुन पर चांदी और सोने के सिक्के फेंके। मंच पर पहुंचे गुंडों ने पहले ही अर्जुन को घेर लिया था, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की ताकत देखी तो वे इतने डर गए कि उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अपने प्रभारी व्यक्ति को ढूंढो। अर्जुन ने अपने हाथ से खून पोंछा और कहा, 30 सेकंड। 19, 28, 27। कुल्हाड़ी वाले लोग चौंक गए और मदद के लिए पुकारते हुए जल्दी से इधर उधर भागने लगे। 20, 19। भूमिगत मुट्ठी के घेरे में अचानक एक अत्यंत तीव्र युआन क्यूई उतार चढ़ाव प्रकट हुआ। एक स्वर्गीय युआन प्रथम परत विशेषज्ञ तीव्र प्रकाश की किरण में बदल गया और सीधे दीवार को भेदता हुआ अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ा। अर्जुन ने न तो कोई चाल चली और न ही कोई चाल चली। उसने मार्शल आर्टिस्ट को खुद पर वार करने दिया, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट पहाड़ से टकराने वाले पक्षी जैसा था। इसके बजाय वह वापस उछल गया, अपना सिर पकड़े हुए, और जमीन पर दर्द से कराहने लगा। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, 18, 17। अंदर ही अंदर उसके हाथ मार्शल आर्टिस्ट के बाएं हाथ से अलग हो गए। मार्शल आर्टिस्ट ने दर्द से प्रतिरोध किया और अर्जुन के चेहरे पर मुक्का मार दिया। अर्जुन ने आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ ली और उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। फिर उसने उसके बाएं घुटने पर लात मारी और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। 16, 15। कौन मुसीबत खड़ी कर रहा है? गुंडों के एक समूह के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से दौड़ा। 14। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अपने दोनों हाथों से उस अधेड़ उम्र के आदमी और सभी मार्शल आर्टिस्टों को अखाड़े में खींच लिया। उसकी दाहिनी हथेली से एक धधकती बिजली कौंधी।
वह धधकती बिजली एक प्रकाश की किरण में बदल गई और सबके पैरों और घुटनों को चीरती हुई निकल गई। 50 से अधिक लोग मैदान में घुटने टेककर खड़े हो गए। अर्जुन ने भावशून्यता से कहा, मेरे प्रिय मित्र, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, लेकिन मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अर्जुन ने बाईं ओर खड़े पहले लड़ाके की छाती पर वार किया और दूसरे लड़ाके की ओर बढ़ा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं जिसके चेहरे पर पेंटाग्राम बर्थमार्क हो। उसने अपनी दाहिनी उंगली दूसरे बल्लेबाज के कंधे पर रखी। वह उंगली उसके शरीर में घुस गई, उसके दिल को चीरती हुई, उसके दाहिने पैर को चीरती हुई, अखाड़े में गहराई तक धंस गई। मैंने सुना है कि वह आपके फ्रॉस्ट ड्रैगन्स में से एक है। अर्जुन चलते चलते लोगों को मार रहा था। जब तक वह प्रभारी व्यक्ति के पास पहुंचा, तब तक मंच पर 7 गुंडे मर चुके थे। तो फिर? अर्जुन नीचे झुका और प्रभारी व्यक्ति के चेहरे पर थपथ पाया। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हो या उनकी तरह बिना दर्द के मरना चाहते हो? उसने कहा। अध्याय 197। प्रभारी व्यक्ति को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अर्जुन उसे मार डालेगा और वह उसे बिना किसी दया के मार डालेगा। मैं जानता हूं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कहां है। प्रभारी व्यक्ति ने जल्दी से कहा। उसका नाम गुआन जिंग है। वह हमारे फ्रॉस्ट ड्रैगन स्नो ईगल डिवीजन के पैवेलियन मास्टर गुआन का बेटा है, लेकिन उसका कोई निश्चित पद नहीं है, इसलिए वह कहीं भी प्रकट हो सकता है। अर्जुन ने कहा, यदि आपका फ्रॉस्ट ड्रैगन उत्तरी महासागर महाद्वीप से किसी महिला को पकड़ता है तो उसे कहां भेजा जाएगा? प्रभारी व्यक्ति ने जल्दी से कहा, स्वर्गीय इंद्रधनुष आंगन। वे मेहमानों को प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय इंद्रधनुष आंगन को बेचे जाएंगे। स्वर्गीय इंद्रधनुष आंगन स्नो ईगल सिटी में बाहरी लोगों के लिए एक विशेष स्वागत क्षेत्र है और उत्तरी महासागर महाद्वीप के किसी भी आदिवासी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। स्वर्गीय इंद्रधनुष प्रांगण यहां से ज्यादा दूर नहीं है। पूर्व की ओर जाइए और आपको 5 ब्लॉक दूर एक बड़ी लाल इमारत दिखाई देगी। यही स्वर्गीय इंद्रधनुष प्रांगण है। इसे स्काइरनबो कोर्ट को बेच दो ताकि वहां मेहमान आ सके। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में निर्दयी क्रोध की झलक थी। अर्जुन अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका जब उसने सोचा कि उस मासूम और दयालु लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जाएगा। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी पूरी हथेली युआन क्यूई से लिपटी हुई थी और एक तेज धार में बदल गई थी। मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते, प्रभारी व्यक्ति ने घबराहट में कहा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई और प्रभारी व्यक्ति का सिर जमीन पर लुढ़क गया। अर्जुन मुड़ा और तेज कदमों से चला गया। आग और बिजली से बना उसका ब्लेड फुफकारता हुआ सभी गुंडों की गर्दनों को चीरता हुआ बाहर निकला। गुंडों की कतार मैदान में बड़े करीने से रखी हुई थी। दर्शक पहले से ही डरे हुए थे। आज किसी ने सचमुच फ्रॉस्ट ड्रैगन के लोगों को मार डाला था। वे दहशत में तितर बितर हो गए और ज्वार की तरह भाग गए। अर्जुन के जाने से पहले उसने भूमिगत गुप्त स्थान पर युआन क्यूई ज्वाला फेंकी, जिससे पूरा स्थान एक जोरदार धमाके के साथ आकाश में फट गया। अर्जुन ने खुद को दोषी ठहराया। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वह लड़की पहले से ही उनके गांव की एकमात्र जीवित बची हुई महिला थी। उन्होंने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन रेड ड्रैगन सेबर की वजह से उन्होंने अपनी पूरी टीम के शिकारियों को फंसा लिया था। अर्जुन ने पहले ही गुप्त रूप से शपथ ले ली थी कि चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह लड़की को बचाएगा, भले ही स्नो ईगल सिटी को उलट दिया जाए। ठंडी सर्दियों की रात में अर्जुन की आंखों में गुस्सा आग की तरह था। उसने पहले ही कुछ दिन बर्बाद कर दिए थे और वह नहीं जानता था कि इन कुछ दिनों में लड़की को किस तरह का इलाज मिलेगा, और इस विचार से अर्जुन का दिल चाकू की तरह दर्द करने लगा। मानवों, तुम अपने देशवासियों को इतनी आसानी से क्यों मार सकते हो? लड़की के शब्द अभी भी अर्जुन के दिमाग में गूंज रहे थे।
सड़क के उस पार एक लाल इमारत थी जिस पर स्वर्गीय इंद्रधनुष प्रांगण लिखा था। उत्तरी महासागर महाद्वीप का कोई भी स्थानीय निवासी इस सड़क पर दिखाई नहीं देता था। वे इस जगह से बच नहीं सकते थे। सड़कों पर मौजूद सभी लोग बाहरी भूमि के मार्शल कलाकार थे जो मौज मस्ती करने और धन की तलाश में उत्तरी महासागर महाद्वीप में आए थे। उनके चेहरों पर एक श्रेष्ठ मुस्कान थी। उनके लिए यह उत्तरी महाद्वीप एक स्वर्ग था जहां वे बेफिक्र होकर काम कर सकते थे और मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष का आनंद ले सकते थे। अर्जुन ने काले बालों वाले बाहरी इलाकों के लोगों को अपने मूल निवासियों को कुत्तों की तरह पालते हुए भी देखा। वे गोरे युवकों की पीठ पर सवार होकर उन्हें घोड़ों की तरह पाल रहे थे। अर्जुन को अपने दिल में बहुत दुहक हुआ। ये लोग भूल ही गए थे कि किसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था और उन्हें रिश्तेदारों की तरह स्वागत किया था। हालांकि उत्तरी महासागर महाद्वीप के सरल और दयालु आदिवासियों ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी शुद्ध मुस्कान दोस्ती के लिए नहीं बल्कि ठंडे कसाई चाकुओं के लिए होगी। फिर भी दयालु शिकारियों का समूह बर्फीले मैदानों में बेहोश होने से खुद को बचाने के लिए तैयार था। अर्जुन बहुत बुरे मूड में था। सामने वाली तरफ लाल इमारत थी। अर्जुन उदास भाव से अंदर आया। स्वर्गीय इंद्रधनुषी प्रांगण की पहली मंजिल पर बने हॉल में बाहरी देशों से आए कई मेहमान शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। उनमें से हर एक की गोद में कम से कम एक गोरी औरत थी। हॉल के बीच में 3 मीटर ऊंचे मंच पर 5 गोरे लोग गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। सराय में नाचते गाते शिकारियों के समूह का दृश्य अर्जुन के दिमाग में उभर आया। एक चमकदार अर्ध आयु वाली शून्यांग तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि यह महिला मैडम ही होगी। ये युवा मास्टर, क्या आप? अर्जुन ने मैडम को लात मारकर भगा दिया। मैडम में ज्यादा ताकत नहीं थी। वो उछलकर पीछे से सीढ़ियों से टकरा गईं। उनका पूरा शरीर टूटी सीढ़ियों में धंस गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हॉल में बैठे सभी मेहमान शांत हो गए। सबने अर्जुन को ठंडी नजरों से देखा। अर्जुन उछलकर मंच पर आ गया जहां गायन और नृत्य का प्रदर्शन हो रहा था। उसने पहले नर्तकियों पर नजर डाली और पाया कि वह शिकारी लड़की नहीं थी। फिर उसने इधर उधर देखा और पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। स्वर्गीय इंद्रधनुष प्रांगण में पले बढ़े लगभग 40 जियानटियन क्षेत्र के मार्शल अभ्यासी तुरंत बगल के दरवाजे से बाहर निकले और ऊंचे मंच पर कूद गए। अर्जुन ने एक मार्शल आर्टिस्ट की गर्दन पकड़कर वहीं तोड़ दी। उसने दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की छाती पर लात मारी। उसने अपनी हथेली फैलाई और उसकी हथेली में बिजली की लौ की एक किरण दिखाई दी। बिजली की लौ बिजली की गति से उड़ी और पल भर में बाकी 40 मार्शल आर्टिस्ट की छाती भेदती हुई निकल गई। इससे पहले कि मार्शल कलाकार ऊंचे मंच पर कूद पाते, वे सभी बाहरी किनारे पर गिर गए। अर्जुन ने मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखा तक नहीं। उसका ध्यान बस उस व्यक्ति को ढूंढने पर था जिसे वह ढूंढ रहा था। मेहमानों के बीच एक मेज सार्थक मुस्कुराहटों से भरी थी। एक सुंदर युवा गुरु ने शराब का गिलास पकड़ा और कहा, एक मूल क्षेत्र का मार्शल कलाकार ऐसी जगह आएगा, दिलचस्प है। वह दोस्त? युवा मास्टर खड़ा हुआ और दूर से अर्जुन को चिल्लाया, हम यहां मजा करने आए हैं, गुस्सा करने नहीं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाएं ताकि हमारी खुशी में खलल न पड़े। अर्जुन की नजर तेजी से युवा स्वामी पर पड़ी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रुका। उन्होंने पाया कि हॉल में मौजूद महिलाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वे ढूंढ रहे थे, और दूसरी मंजिल से लेकर 5वीं मंजिल तक पुरुष और महिला जयकार की लहरें थीं। अर्जुन ने अपने हाथ पीछे किए और सीधे दूसरी मंजिल पर कूद गया। इस विशाल आंगन में हर मंजिल के दरवाजे गोलाकार ढंग से हॉल की ओर थे। युवा मास्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह पागलपन है। एक छोटा सा चौथे स्तर का ओरिजिनल रिटर्निंग मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में मेरे जैसे छठे स्तर के ओरिजिनल रिटर्निंग मार्शल आर्टिस्ट को नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है।
जैसे ही उसने यह बात कही, युवा स्वामी हवा में उछल पड़े। अर्जुन ने अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली से यंग मास्टर की गर्दन लपेट दी और वह हवा में उछल पड़ा। फिर एक चटक आवाज के साथ यंग मास्टर की गर्दन टूट गई और उसकी वहीं पर बुरी तरह मौत हो गई। धिक्कार है! युवा गुरु की मेज पर बैठे सभी मार्शल आर्टिस्ट खड़े हो गए। वे दहाड़ते हुए अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर झांका। उसी समय उसने अपने हाथ पीछे की ओर घुमाए और उसके हाथ बार बार मुड़ गए। उसके पीछे टूटी हुई गर्दन की चटकने की आवाज आई। इससे पहले कि मार्शल आर्टिस्ट कुछ कर पाते, वे सब गर्दनें झुकाकर जमीन पर लेट गए। हिस! पूरा दर्शक हाँफ रहा था। कमरे में एक हट्टा कट्टा आदमी एक आदिवासी लड़की के शरीर पर लेटा हुआ जोर जोर से मचल रहा था। उसने गुस्से से पलटकर कहा, "ये बदतमीज लड़का कहां से आ गया? इसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया।" अर्जुन के हाथ गिर गए और मजबूत आदमी की पूरी रीढ़ बाहर खींच ली गई। नहीं! अर्जुन ने सिर हिलाया। इस कमरे में जो लड़की थी वह वो नहीं थी जिसे वह ढूंढ रहा था। वह दूसरे कमरे की ओर चला गया और पहले कमरे में बैठी लड़की पहले से ही डर के मारे चीख रही थी। अध्याय 698। अर्जुन ने एक एक करके कमरों को खोला और एक एक करके सीढ़ियों से ऊपर चला गया। स्वर्गीय इंद्रधनुष प्रांगण के बाहर बड़ी संख्या में फ्रॉस्ट ड्रैगन मार्शल चिकित्सक पहले ही दौड़कर आ चुके थे। जब उन्हें खबर मिली तो वे उनका समर्थन करने के लिए आ गए। अर्जुन ने अपना बायां हाथ पीठ के पीछे रखा और धीरे धीरे स्वर्गीय इंद्रधनुषी प्रांगण के गलियारे में घूमता रहा। उसने हर कमरे का निरीक्षण किया और उसका दाहिना हाथ हमेशा स्वर्गीय इंद्रधनुषी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर टिका रहा। जो भी मार्शल कलाकार अंदर घुसने की कोशिश करता, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती। इतना अधिक कि जो मेहमान यहां आनंद ले रहे थे, वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अर्जुन उनकी गर्दन हवा में उड़ा देगा। धीरे धीरे स्वर्गीय इंद्रधनुष प्रांगण के प्रवेश द्वार पर फ्रॉस्ट ड्रैगन मार्शल चिकित्सकों की लाशें एक पहाड़ पर जमा हो गईं, जिससे पूरा मुख्य प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। अर्जुन ने आखिरी कमरे की जांच पूरी कर ली, फिर भी वह शिकारी लड़की नहीं ढूंढ सका जिसे वह ढूंढ रहा था। वह 5वीं मंजिल पर ऊंचे स्थान पर खड़ा था और भावशून्य भाव से हॉल से बोला, "मुझे केवल मैडम ही मिली, स्वर्गीय इंद्रधनुष संस्थान के फ्रॉस्ट ड्रैगन के प्रभारी व्यक्ति नहीं। मुझे लगता है कि उसे हॉल के एक कोने में बैठना चाहिए।" मेहमान अर्जुन को डर से देखने लगे। किसी की भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ने अपनी कलाई रगड़ते हुए कहा, "क्या तुम लोग उसे अपने आप मुझे दिखा दोगे या मैं तुम सबको मार डालूं? खुद ही चुन लो। मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा।" यही है। मेहमानों में से एक डरकर खड़ा हो गया और कोने में रखी एक मेज की ओर इशारा किया। "उस मेज के पीछे वाला मोटा आदमी है," वह चिल्लाया। "तुम?" मोटा आदमी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जिस आदमी ने उसे पहचाना था, उससे जान की बाजी लगाने का उसका मन नहीं था। बिना कुछ कहे वह उठा और बैतहाशा भागा। उसने दीवार को जोर से तोड़ दिया और सीधे बाहर सड़क पर कूद गया। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मोटा आदमी सचमुच उसी रास्ते वापस लौट आया। एक बोधगम्य बल ने उसके शरीर को पीछे खींच लिया और वह अर्जुन के सामने 5वीं मंजिल पर वापस उड़ गया। मोटा आदमी गुस्से से चिल्लाया, "क्या तुम जानते हो कि तुम किसे उकसा रहे हो?" "मुझे पता है।" अर्जुन का दाहिना हाथ चाकू में बदल गया और उसने मोटे आदमी की छाती में एक जोरदार वार किया। उसने अपनी हथेली से मोटे आदमी का दिल थाम लिया। मोटे आदमी ने खून के बड़े बड़े कौर खांसे, लेकिन उसने ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसका दिल अर्जुन की हथेली को छू लेगा। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, "कुछ दिन पहले गुआनजिंग ने एक स्थानीय शिकारी लड़की को पकड़ा था। वह कहाँ है?" मोटा आदमी बहुत दर्द में था, लेकिन उसने अर्जुन को गुस्से से घूरा और चिल्लाया, "चाहे तुम कोई भी हो, तुम बच नहीं सकते। तुम निश्चित रूप से फ्रॉस्ट ड्रैगन की हथेली से नहीं बच सकते।"
अर्जुन ने मोटे आदमी के दिल पर जोर से चुटकी काटी। मोटा आदमी अचानक ऐंठ गया, उसकी आंखें घूम गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। मैं तुम्हें अपने सवाल का जवाब देने का एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने कोई बेतुका जवाब दिया तो तुम्हें उसके नतीजे भुगतने होंगे, अर्जुन ने कहा। मोटा आदमी दर्द से कांप उठा और बोला, तुम। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और उस मोटे आदमी का दिल लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। उसने अपने हाथ से खून पोंछा और उस मेहमान की तरफ मुस्कुराया जिसने उसे पहले बुलाया था। क्या तुम जानते हो कि फ्रॉस्ट ड्रैगन कहाँ है? वह औरतें बेचता है। सभी मेहमान दंग रह गए। अर्जुन के पास फैटी से पूछने के लिए एक सवाल जरूर था, लेकिन वह उसे इतनी निर्णायकता से मारने में कामयाब रहा। सबकी नजरों में अर्जुन की मुस्कान अतुलनीय रूप से भयावह हो गई। मेहमान कांपते हुए दक्षिण की ओर इशारा करने लगा। तो लगभग 10 मील दूर एक गुलामों की अदला बदली की जगह है, शायद। अर्जुन ने सिर हिलाया, धन्यवाद। इसके साथ ही वह हवा में ऊपर उठा और स्वर्गीय इंद्रधनुषी प्रांगण के गुंबद को तोड़ता हुआ तीव्र प्रकाश की किरण में बदल गया, जो अचानक उड़ गया। तभी सभी मेहमानों ने राहत की सांस ली। किसी का भी अब खेलने का मन नहीं था और वह सब अपनी जान बचाकर भाग गए। दास विनिमय, इस तरह का स्थान कोलविंटर साम्राज्य में अर्ध कानूनी था। उत्तरी महाद्वीप के आदिवासियों की कमजोर रक्षक चेतना के कारण उन्होंने बड़े पैमाने पर सेना का गठन नहीं किया और तथाकथित सम्राट एक सम्मानित गांव के नेता की तरह थे। बाहरी भूमि के क्रूर कृपाणों के सामने वे शक्तिहीन थे। यह कहा जा सकता था कि चारों ओर की अंधेरी ताकतों ने मिलकर पूरे शीत साम्राज्य को परास्त कर दिया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि शीतकालीन साम्राज्य का प्रतिरोध बहुत कमजोर था, जिससे अंधेरे ताकतें आसानी से इस जगह को नियंत्रित कर सकती थीं। इसलिए उन्हें इसे दबाने के लिए सुपर शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेजने की आवश्यकता नहीं थी। कम से कम अब तक अर्जुन का सामना करने वाला सबसे मजबूत दुश्मन ब्लैकफिस्ट मार्केट में केवल स्वर्गीय युआन प्रथम लेयर मार्शल कलाकार था, जिसे उसने एक ही चाल में खत्म कर दिया था। दास विनिमय। बाहरी लोग एक एक करके अंदर बाहर आते रहे। एक्सचेंज में आज एक भव्य भोज का आयोजन था और स्नो ईगल सिटी के आधे से ज्यादा प्रभावशाली लोग आ चुके थे। अर्जुन खरीदार बनकर अंदर गया। वहां के एक व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि दास विनिमय महीने में सिर्फ एक बार खुलता है। उस समय दास विनिमय में पुरुष और महिला आदिवासी बेचे जाते थे। क्योंकि कौमार्य अत्यंत मूल्यवान था, इसलिए एक महिला का कौमार्य मांस बेचने के लिए स्वर्गीय इंद्रधनुष प्रांगण में भेजने के बजाय यहां भेजा जाता था। अर्जुन को लगा कि उसे सचमुच सही जगह मिल गई है, इसलिए उसने दूध से एक क्रिस्टल कप लिया और चुपचाप भोज कक्ष में इंतजार करने लगा। यहाँ के खरीदार प्रतिष्ठित, सुरुचिपूर्ण और बातूनी हैं। वे अपने हाथों में शराब के गिलास लेकर बॉलरूम में टहलते रहे, लोगों से कुछ देर तक बातें करते रहे या फिर समूहों में हाल के कारोबार के बारे में बातचीत करते रहे। कुछ लोगों के शब्दों में इस जगह को स्नो ईगल सिटी का उच्च वर्गीय समाज माना जाना चाहिए। हालांकि जब अर्जुन ने इन लोगों के दोस्ताना और सुरुचिपूर्ण चेहरे देखे तो वह अपने दिल में घृणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस जगह में घुसना आसान नहीं था। उसे अपनी हैसियत की पुष्टि करनी थी। अर्जुन द्वारा अपने करोड़ों स्टोरेज कार्ड दिखाने के बाद उसे आसानी से रिहा कर दिया गया। अर्जुन का पिछला अनुमान अभी भी गलत था। उसने सोचा था कि दक्षिणी क्षेत्र के सिक्का भंडारण कार्ड का इस्तेमाल उत्तरी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तव में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। सिक्का भंडारण कार्ड चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यद्यपि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसे सीधे तौर पर वाम्पुआ अरिस्टोक्रेट कबीले से समतुल्य मूल्य पर बदला जा सकता था, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव था। यह युवा स्वामी सादे कपड़े पहने हुए हैं। वे बहुत ही शिष्ट व्यक्ति लगते हैं। एक युवक ने पहल करते हुए अर्जुन के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कोई नश्वर नहीं हूं,
उनके भव्य कपड़े देखो, वे सचमुच बहुत ही अश्लील हैं। अर्जुन ने उस आदमी की ओर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी थोड़ा ऊब गया था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर एक आदमी या एक महिला खरीदना चाहते हैं। इस बिंदु पर आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे पुरुष पसंद हैं। ये सभी स्थानीय पुरुष मजबूत और सुंदर हैं। वे बहुत आकर्षक हैं। अर्जुन ने शराब का गिलास अपने हाथ में पकड़ लिया और उदासीनता से कहा, मैं किसी को मार डालूंगा। वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा और बोला, युवा गुरु सचमुच मजेदार है। मैं आपको बता दूं, मैं सचमुच उत्तरी महाद्वीप में आया हूं। शुरू में मेरी हैसियत के कारण मुझे अपने महाद्वीप पर उच्च वर्ग का व्यक्ति नहीं माना जाता था। हालांकि जब मैं उत्तरी महासागर महाद्वीप आया तो मुझे पता चला कि यह जगह सचमुच अमर लोगों की दुनिया है। जब तक मेरे पास यहां पैसा है, मैं जो चाहूं पा सकता हूं। मैं वह आदमी लगातार बकबक करता रहा। अर्जुन चुप रहा और उसे अनदेखा कर दिया। वह आदमी जितना ज्यादा बोलता गया उतना ही खुश होता गया। आखिरकार उसने अर्जुन को कंधे से लगा लिया और दोस्त कहलाना चाहा। अर्जुन ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और उसे ठंडी नजरों से देखा। मुझसे दूर रहो, उसने कहा। इसी समय कुछ कर्मचारी बैंक्वेट हॉल में आए और काले कपड़े से ढके एक बड़े लोहे के पिंजरे में चले गए। नीलामी का प्रभारी एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और भीड़ को झुककर प्रणाम किया। फिर उसने विनम्रता से कहा, आज हम कुल 25 युवा लड़कियों और 16 सुंदर और मजबूत युवकों को बेचेंगे। अध्याय 699। अर्जुन दुश्मन को सचेत नहीं करना चाहता था। वह सीधे तौर पर लड़ सकता था, लेकिन शिकारी लड़की का क्षेत्र बहुत छोटा था। उसे डर था कि दुश्मन दीवार फांदकर लड़की को घायल कर देगा। उसने फिर से जियांग रू का भेष धारण कर लिया। इस कन्फ्यूशियस का रूप रंग ज्यादा परिष्कृत था, इसलिए लोगों के लिए चौकन्ना रहना आसान नहीं था। यहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना रूप बदल लिया था। दूसरा कारण कि अर्जुन ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, वह यह था कि यह उद्योग वहाम्पोआ अभिजात वर्ग के कबीले से संबंधित था। तभी नीलामकर्ता मुस्कुराया और अपने पास रखे धातु के पिंजरे से काला कपड़ा उठाया। अंदर एक खूबसूरत युवती थी। इस महिला को देखते ही वहां का माहौल एकदम से चरम पर पहुंच गया। कई मेहमान तुरंत वहां आ गए और धीरे धीरे लोहे के पिंजरे के चारों ओर घूमने लगे। सभी ने अपने अपने गिलास पकड़े और गंभीर टिप्पणियां की। बाद में नीलामीकर्ता ने लकड़ी के हथौड़े पर दस्तक देकर सभी को शांत होने का संकेत दिया और कहा, प्रत्येक राउंड देखने के लिए 3 मिनट का समय है। अब सभी के लिए बोली लगाने का समय है। उस समय एक खरीदार ने अपने हाथ में लकड़ी का टोकन उठाया। सभी ने क्रमवार बोली लगाई और अंत में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला विजेता बना। श्रमिकों ने महिला को लोहे के पिंजरे से मुक्त कराया और उसे खरीदार को सौंप दिया। जैसे ही खरीदार ने लड़की को छूना जारी रखा, उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि खरीदार भी उस जोड़े के साथ आया था। खरीदार की पत्नी किनारे खड़ी खुशी से होंठ चाट रही थी। उसे अपने पति के इस अभद्र व्यवहार से जरा भी दुहक नहीं हुआ। दूसरा लोहे का पिंजरा जो ऊपर धकेला गया था, वह एक जवान और हट्टा कट्टा आदमी था। इसी तरह उसे भी इसी खरीदार ने खरीदा था। यह हृष्ट पुष्ट आदमी खरीदार द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया था। पत्नी का व्यवहार तो और भी चौंकाने वाला था। वह किसी जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ी और एक आदिवासी आदमी का नंगा रूप धारण कर लिया। वह अपने नितंबों के बल बैठ गई, ऊपर नीचे हो रही थी। दूसरी ओर उसका पति इतना उत्तेजित था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह बगल से भारी सांसें ले रहा था। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर कई मेहमानों ने केवल दंपति की ओर मुस्कुराकर देखा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। इस तरह
आदिवासियों की मौके पर ही नीलामी कर दी गई। जब 20वां लोहे का पिंजरा पहुंचा तो वह एक मोटी लड़की थी। एक मेहमान ने उसे ऊंची कीमत पर खरीदा और कहा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं सबको भरपूर खाना खिलाऊंगा। सभी लोगों ने खुशी से अपने गिलास खरीदार की ओर बढ़ाए। आयोजक को बात अच्छी तरह समझ आ गई। नीलामीकर्ता ने शांति से मुस्कुराते हुए अपने अधीनस्थों को इशारा किया कि वे लड़की को ले जाएं। अर्जुन को नहीं पता था कि वे क्या जश्न मना रहे थे, लेकिन वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। इसके बाद 21वीं, 22वीं, 23वीं गुलाम लगातार बेचे जा रहे थे। हालांकि अर्जुन शिकारी लड़की का इंतजार नहीं कर सका। जब 30वें दास को मंच पर आना था तो लोहे के पिंजरे को नहीं बल्कि खाने की मेज को ऊपर धकेला गया। एक अच्छे कपड़े पहने और मुस्कुराते हुए वेटर ने डाइनिंग टेबल को सबके सामने खिसकाया और सभी को प्लेटें दिखाईं। खरीदारों ने खुशी खुशी चाकू और कांटे से प्लेट से पका हुआ मांस उठाया और लाल मांस का रसदार टुकड़ा अपने मुंह में रखकर चबाया। वे आंखें बंद करके मुंह में रखे खाने का आनंद ले रहे थे। उनके हाव भाव और भाव भंगिमाएं ऐसी थीं मानो वे दुनिया के सबसे वर्जित और रोमांचक व्यंजनों का आनंद ले रहे हों। पहले तो अर्जुन को यह दृश्य समझ में नहीं आया, लेकिन जब खाने की मेज उसके सामने खिसकाई गई तो उसे लगभग उल्टी आ गई। प्लेट के अंदर वास्तव में एक ताड़ का फूल उकेरा हुआ था। अर्जुन का दिमाग फट गया। वह अपनी हथेली को घूरता रहा। तभी उसकी कोई प्रतिक्रिया हुई। पता चला कि खरीदार ने कहा था कि वह सबको एक बड़ा खाना खिलाना चाहता है, लेकिन असल में उसका मतलब यही था। जिस आदिवासी महिला को खरीदा गया था उसे असल में वध के लिए रसोई में भेज दिया गया था। पकाने के बाद उसे सबके खाने के लिए रसोई में भेज दिया गया। मेरे प्यारे मेहमान, जब वेटर ने देखा कि अर्जुन बहुत देर से नहीं हिला है तो वह मुस्कुराया और बोला, कृपया पेंग। अर्जुन ने वेटर के सिर पर तुरंत मुक्का मारा। हड्डियां चकनाचूर कर देने वाला दिमाग तेजी से बाहर निकला और 3-4 खरीदारों के सिर और चेहरे पर भीग गया। दृश्य शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोर से दांत भींच लिए। उसके माथे की नसें उभर आईं और उसे दिल में बहुत अफसोस हुआ। उसके पास उस लड़की को बचाने का मौका था। उसके पास उसे अभी बचाने का साफ साफ मौका था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे यहाँ के नियम समझ नहीं आए और समझ नहीं आया कि वे क्या करने वाले हैं, एक युवती को जिंदा ही काट डाला गया। उन्हें इन जानवरों ने जानवरों की तरह खा लिया। दृश्य तुरंत ही थोड़ा गड़बड़ा गया। किसी ने भी अर्जुन की अचानक कार्रवाई की उम्मीद नहीं की थी। जिस आदमी ने पहले अर्जुन से बात की थी वह सदमे से पीला पड़ गया था। उसने अर्जुन को खुद कहते सुना था कि वह यहां लोगों को मारना चाहता है, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ एक मजाक है। अरे, ये तो वाम्पोआ अभिजात वर्ग के कबीले की संपत्ति है। दुनिया भर में वाम्पोआ अभिजात वर्ग के कबीले के इलाके में उपद्रव मचाने की हिम्मत करने वाले अभी तक पैदा नहीं हुए थे। नीलामीकर्ता के पास अच्छी पेशेवर उपलब्धियां थीं। वह घबराया नहीं, बल्कि वह मुस्कुराते हुए नीचे चला गया और खुद अर्जुन के सामने पहुंचा। यह दोस्त, नीलामकर्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हमारी खराब मेहमाननवाजी ने आपको नाराज कर दिया। मुझे आपको यह बताते हुए खेद है कि आपके कार्यों से हमारे हितों और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। आपको हमारी ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। कृपया मेरा अनुसरण करें। अर्जुन गुस्से से मुस्कुराया और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात ऐसे सुनूंगा जैसे मैं आपके साथ व्यापार कर रहा हूं? नीलामीकर्ता ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं कि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं। अर्जुन ने नीलामीकर्ता की गर्दन पकड़ ली, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। मुस्कुराओ, मुझे एक और दिखाओ। अर्जुन ने अपना चेहरा नीलामीकर्ता के पास झुकाया और गहरी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि आज मैं तुम्हारे वाम्पुआ कबीले की हत्या कर रहा हूं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने नीलामीकर्ता को उठा लिया
और जोर से जमीन पर गिर गया। नीलामकर्ता की पीठ जमीन पर आ गिरी। जबरदस्त झटके से उसकी छाती कुएं की तरह फट गई। खून और कीमा छत पर फैल गया। मेहमान चीखने लगे और सभी दिशाओं में भाग गए। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और अपनी युआन क्यूई से एक अर्धगोलाकार प्रकाश पर्दा बनाया, जिससे पूरा नीलामी घर बंद हो गया। दांत पीसते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, तुम कमीने, क्या तुम्हें दूसरों के जीवन के अधिकार को खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करना पसंद नहीं है? आज अर्जुन ने 4 या 5 स्टोरेज कार्ड फेंके और गुस्से से कहा, आज मैं आपके नियमों का पालन करूंगा और आप सभी की जान खरीदूंगा। आप में से कोई भी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। अध्याय 700। पूरा नीलामी घर लाल हो गया था। यह जगह पहले से ही खून का समुद्र बन चुकी थी। दीवारों, छत और फर्श पर हर जगह टूटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। जमीन पर गाढ़ा खून बहता रहा और लाशें जमीन पर निश्चल पड़ी रहीं। अर्जुन ने सिर्फ उन्हीं गुलामों को जाने दिया जो बेचे गए थे। सभी आदिवासी कोने में छिपकर अर्जुन को देख रहे थे, जो भोज कक्ष के बीचों बीच खड़ा था और कांपती आंखों से मानो किसी शैतान को देख रहा हो। जो दृश्य अभी अभी घटित हुआ था, उससे वे भय से कांप उठे। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। खून उसके लंबे बालों को लाल रंग से रंग कर उसके बालों के सिरों से टपक रहा था। वह बहुत निराश था। वह वाम्पुआ रुयान से बहुत निराश था। वह नहीं जानता था कि इस सबका वाम्पुआ रुयान से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन इस समय वह क्रोध से जल रहा था और अब वह इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकता था। यहां तक कि अपने पिछले जीवन में, जब वह अभी भी जीवित था, स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने व्यक्तिगत रूप से आदित्य को चेतावनी दी थी, चाहे कुछ भी हो, वाम्पुआ अभिजात वर्ग के कबीले को आसानी से मत छुओ। यह एक रहस्यमय और प्राचीन कबीला है। इस कबीले की शक्ति कल्पना से परे है। अर्जुन ने एक संदेशवाहक निकाला जो वाम्पुआ रुयान के खून से सना हुआ था और उस संदेशवाहक पर दांत पीसते हुए बोला, मिस रुयान, आपने मुझे सचमुच निराश कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके वाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीले की ऐसी शैली होगी। उसने अपना हाथ हिलाया और संदेश आकाश में उड़ गया, लेकिन वह ऊपर ही तैरता रहा और बाहर नहीं गया। उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र से इतना दूर था कि दूत वाम्पुआ रुयान के स्थान का पता लगाने में असमर्थ था। अर्जुन ने आह भरी और संदेश वापस ले लिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। युआन क्यूई की शॉकवेव ने खरीदारों की सारी स्टोरेज रिंग्स तोड़ दी। ढेर सारे स्टोरेज कार्ड बाहर गिर गए। साथ ही काफी सोने के सिक्के भी थे। क्या कुछ दिन पहले एक लड़की को यहां भेजा गया था? वह एक शिकारी हुआ करती थी, अर्जुन ने दासों से कहा। दास इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे बार बार अपना सिर हिला रहे थे। एक महिला ने कांपती आवाज में कहा, हम सबको 1 महीने पहले पकड़ा गया था। 5 दिन पहले सिर्फ हम 3 लोगों को ही भेजा गया था, लेकिन वे तीनों ही पुरुष हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, यहां बहुत सारा पैसा है, इसे ले लो और अपनी जान बचाकर भाग जाओ। स्नो ईगल सिटी में दोबारा कभी मत आना। यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा कहकर अर्जुन मुड़ा और चला गया। सुराग यहां पहले ही बाधित हो चुका था और सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि अर्जुन ने एक आतंकवादी दानव को उकसाया था, जिसे भड़काने के लिए वह सबसे कम इच्छुक था। हालांकि वह अपने दिल में यह अच्छी तरह जानता था कि जीवित रहने का मतलब है सांसों के लिए संघर्ष करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जीना और अपनी शिकायतों के साथ खुश रहना। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी आपदा ला दी है, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं, अर्जुन, ऐसा करना चाहता हूं, बल्कि आपके वाम्पुआ अभिजात वर्ग कबीले के कार्यों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मैं, अर्जुन, निश्चित रूप से उन लोगों को बचाऊंगा जिन्हें बचाया जाना चाहिए, और मैं, अर्जुन, निश्चित रूप से उन लोगों को मार डालूंगा जिन्हें मारा जाना चाहिए। आज बर्फ गिर रही है। हंस के पंखों वाली बर्फ हवा में नाच रही थी।
और स्नो ईगल सिटी पर चारों ओर बिखर रही थी। इसे चांदी से खूबसूरती से सजाया गया था। हालांकि अर्जुन के दिल में यह दृश्य ऐसा लगा जैसे स्वर्ग उसके लिए रो रहा हो। उन्होंने महसूस किया कि उनका दयालु व्यक्तित्व इस दुनिया, इस समाज के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। शायद जिस न्याय पर वह जोर दे रहा था, वह निश्चित रूप से कई लोगों के हितों को प्रभावित करेगा और उसके लिए अनावश्यक संकट लेकर आएगा। यदि आप ऐसे क्रूर और यथार्थवादी समाज में जीवित रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी गरिमा और मूल इरादों को त्यागना होगा और अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाना होगा। शायद आपको दूसरों का जीवन बहुत घृणित और नीच लगता हो, लेकिन जीवित रहने के लिए आपको स्वयं को उनमें से एक बनने के लिए मजबूर करना होगा। यह वास्तविकता की लाचारी थी और साथ ही जीवन यापन का नियम भी। इसने कई लोगों को, जिनके पास सपने थे, समाज में कदम रखने के बाद ऐसे लोगों में बदल दिया जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके प्रति घृणा धीरे धीरे सुन्न हो गई और वह अपने लिए एक बहाना ढूंढ लेता और उसका नाम परिपक्व हो जाता। स्वर्ग की अवहेलना करने पर स्वर्ग को मार दिया जाएगा। दूसरों की इच्छा के विरुद्ध जाना इस संसार में स्वीकार्य नहीं है। अर्जुन इस लानत, कमबख्त अस्तित्व कानून को स्वीकार नहीं करना चाहता था। चौराहे पर खड़े होकर वह क्रोध से आकाश की ओर चिल्लाया, हे आकाश, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। राहगीर बार बार अर्जुन को देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद यह भी कोई पागल आदमी है जिसे हकीकत ने बाहर धकेल दिया है। मेरे अपने विश्वास हैं। अर्जुन ने सड़क पर चलते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसते हुए बोला, मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगा। मैं इसी तरह जीता रहूंगा। मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जिनकी मुझे परवाह है। मैं उस आस्था और न्याय के लिए लड़ूंगा जिसका मैं समर्थन करता हूं। मैं प्रकृति संप्रदाय में ली गई शपथ के योग्य हूं। मैं देखना चाहता हूं कि यह शापित दुनिया मेरे साथ क्या कर सकती है। अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर स्वर्ग मुझे रोकेगा तो मैं स्वर्ग को तोड़ दूंगा। कुछ ब्लॉक पार करने के बाद दूर आकाश में उड़ते जहाजों का एक बेड़ा मंडरा रहा था, जो किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार था। उन उड़ने वाले जहाजों को स्टील की बाड़ों में ढाला गया था और उनके नीचे भाड़े के सैनिकों की भर्ती की जा रही थी। अंधेरे ताकतों के कई विशेषज्ञ चरम हिमगुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए उत्तरी महासागर महाद्वीप के सबसे खतरनाक क्षेत्र की ओर जा रहे थे। अर्जुन को यूं ही एक अजनबी मिल गया और उसने पूछा। उसे पता चला कि एक्सट्रीम फ्रॉस्ट सीक्रेट रियल्म पूरे उत्तरी महासागर महाद्वीप का सबसे रहस्यमयी स्थान था। इसे डेथ जोन कहा जाता था। वर्षों से चरम शीत गुप्त क्षेत्र से अद्भुत हड्डियों वाले कुछ राक्षसी जानवर बाहर निकल आए थे। ये राक्षसी जानवर दुनिया में अमूल्य और दुर्लभ थे। इस बार अंधेरे बलों के मार्शल कलाकार चरम फ्रॉस्ट सीक्रेट क्षेत्र के दूसरे घेरे में कदम रखने के लिए तैयार थे, जहां किसी भी इंसान ने कभी कदम नहीं रखा था। वर्षों से मनुष्य केवल चरम शीत गुप्त क्षेत्र के बाहरी वलय का ही अन्वेषण कर पाए हैं। हालांकि किसी ने भी दूसरे वलय में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। यह ज्ञात था कि क्या अंदर तीसरे और चौथे वलय भी थे। इस समय 10 अलग अलग अंधेरी ताकतें एक बड़े समूह में थीं। उनमें से प्रत्येक की ताकत उड़ते जहाज के नीचे की सड़कों पर थी और वे लोगों को तुरंत भर्ती कर रहे थे। 10 बड़ी मेजें अलग अलग दिशाओं में रखी गई थीं। वे चौराहे पर स्थित थीं। हर मेज के पीछे एक गुट का मुखिया मार्शल कलाकारों को भर्ती कर रहा था, ताकि वे चरम शीत गुप्त क्षेत्र के निर्माण में उनका साथ दे सके। अर्जुन ने तुरंत फ्रॉस्ट ड्रैगन जिले में मेज के पीछे युवक को देखा। उस आदमी के दाहिने गाल पर एक छोटा सा पेंटाग्राम जन्मचिन्ह था। अर्जुन वहां आया। उसने अपनी कुर्सी खींची और उस आदमी के सामने बैठ गया। उसने मेज पर अपनी उंगलियां क्रॉस करके रखीं और पेंटाग्राम बर्थमार्क वाले उस युवक को ध्यान से देखा। वह आदमी हंसा और अर्जुन की ओर देखा।
उसका चेहरा दयालुता से भरा हुआ था और बोला, क्या तुम दोस्त हमारे साथ जाने की योजना बना रहे हो? एक्सट्रीम फ्रॉस्ट सीक्रेट रियम का यह अभियान कठिन कहा जा सकता है, इसलिए हमने जो कीमत आपको पेश की है वह आपको संतुष्ट करने की गारंटी है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह उस आदमी के चेहरे को घूरता रहा और सोचता रहा। वह सोच रहा था कि उसे यातना देने, उसे तबाह करने और उसे बर्बाद करने के लिए कौन सा तरीका अपनाए। गुआन जिंग मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम बहुत घबराए हुए हो, लेकिन क्या तुम ऐसे ही नहीं हो? अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़े काम नहीं करते तो तुम अपने जीवन के लायक कैसे बन सकते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है? गुआनजिंग और भी शानदार ढंग से मुस्कुराया। चिंता मत करो, अगर आपको कुछ भी होता है तो हम निश्चित रूप से आपके परिवार को चिंता मुक्त जीवन जीने की व्यवस्था करेंगे और हम आपको जो इनाम देंगे उससे आपका परिवार बहुत शानदार और सम्मानजनक जीवन जी सकेगा। अर्जुन ने एक पल सोचा और पूछा, तो इसकी कीमत कितनी है? गुआनजिंग ने कहा, यदि कोई जीवन जियानटियन क्षेत्र में है तो उसका मूल्य 3 मिलियन से 8 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के बीच है, तथा यदि वह मूल रिटर्निंग क्षेत्र में है तो उसका मूल्य 9 मिलियन से 10 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के बीच है। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं वाला एक स्टोरेज कार्ड निकाला। उसने उसे मेज पर रखा और स्टोरेज कार्ड गुआन जिंग के सामने रख दिया।